Good evening, sir. 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 Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. So लास्ट क्लास में हम लोगों ने मल्टी वैल्यूड फंक्शन एंड ब्रांच पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था। तो मल्टी वैल्यूड फंक्शन के लिए जो सिंगुलर पॉइंट्स होते हैं उनको ब्रांच पॉइंट बोला जाता है। ब्रांच पॉइंट का मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा एंड ब्रांच पॉइंट पे फंक्शन के जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं उनका वैल्यू सेम होता है। और एनालिटिक नहीं होता चेक कैसे करते हैं, आइदर फंक्शन नॉट डिफाइंड और फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो नॉट डिफाइंड या दोनों नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो मल्टी वैल्यूड फंक्शन का जो सिंगुलरिटी है उसको हम ब्रांच पॉइंट बोलते हैं एंड सिंगुलर पॉइंट बेसिकली आइदर हम फंक्शन चेक करके पता करते हैं या फंक्शन का डेरिवेटिव चेक करके पता करते हैं। और जैसे बताया गया था मल्टी वैल्यूड फंक्शन का मतलब एक z के कॉरिस्पॉन्डिंग फंक्शन के बहुत सारे वैल्यूज होंगे एंड फंक्शन के जो डिफरेंट वैल्यूज हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द फंक्शन। तो एक z के कॉरिस्पॉन्डिंग फंक्शन के जितने वैल्यूज हैं उनको हम बोलते हैं डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द फंक्शन। उनमें से एक प्रिंसिपल ब्रांच होता है और बाकी सेकेंडरी ब्रांचेस होते हैं। ठीक है, n इक्वल टू 0 के लिए जो ब्रांच है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच और बाकी जो ब्रांचेस है उनको बोला जाता है सेकेंडरी ब्रांचेस। नाउ ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन के लिए और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम डिस्कस करेंगे, ब्रांच पॉइंट से रिलेटेड ही है, ब्रांच कट्स। ब्रांच कट का मतलब क्या होता है और ब्रांच कट का रिक्वायरमेंट क्या है। ब्रांच कट बेसिकली है क्या और इसका रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए अभी तक हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो भी थ्योरी डिस्कस किया है, ठीक है, उन सारा चीज हम किसके लिए डिस्कस किया था, सिंगल वैल्यूड फंक्शन के लिए। ऐसे जो कॉची रेसिड्यू थ्योरम है, कॉची रेसिड्यू थ्योरम में जो एफ ऑफ जेड हमने लिया था वो भी एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। तो जो अभी तक हमने जो भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरीज कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो सब में क्या था, सिंगल वैल्यूड फंक्शन था, मल्टी वैल्यूड फंक्शन तो है नहीं। तो मल्टी वैल्यूड फंक्शन के लिए सेम थ्योरी अप्लाई करना तो पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज जो सिंगल वैल्यूड के लिए है वो मल्टी वैल्यूड के लिए सिमिलरली वैलिड होगा, ये जरूरी तो नहीं है। तो क्या किया जाता है, इस मल्टी वैल्यूड फंक्शन को सिंगल वैल्यूड फंक्शन की तरह ट्रीट किया जाता है। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसा पॉसिबल है, फंक्शन ही अगर मल्टी वैल्यूड है तो उसको हम सिंगल वैल्यूड की तरह ट्रीट कैसे कर सकते हैं। हम मल्टी वैल्यूड फंक्शन को सिंगल वैल्यूड की तरह ट्रीट ऐसे कर सकते हैं, मल्टी वैल्यूड फंक्शन के कितने ब्रांचेस होते हैं, मेनी ब्रांचेस। एक प्रिंसिपल ब्रांच होता है और बहुत सारे सेकेंडरी ब्रांचेस होते हैं, और जो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है उसका सिर्फ एक ही ब्रांच होता है। देखिए अगर हम सिंगल वैल्यूड फंक्शन की बात करें, इसके बारे में हमने मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्कस किया है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन के केस में एक ही ब्रांच होता है, ओनली वन ब्रांच, और उसी ब्रांच को हम प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं। तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन का मतलब एक z के लिए फंक्शन का एक ही वैल्यू होगा और उस ब्रांच को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ब्रांच। सिंगल वैल्यूड फंक्शन के लिए ना कोई सेकेंडरी ब्रांच नहीं होता, एक ही ब्रांच होता है, वही प्रिंसिपल ब्रांच है। वेयरएज अगर हम मल्टी वैल्यूड फंक्शन की बात करें, इसके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, इनमें से एक प्रिंसिपल ब्रांच होता है एंड वन और मोर सेकेंडरी ब्रांचेस। सेकेंडरी ब्रांचेस एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, वन और मोर सेकेंडरी ब्रांचेस। तो अगर सिंगल वैल्यूड मल्टी वैल्यूड में ब्रांचेस का डिफरेंस पूछा जाए तो यही होगा, सिंगल वैल्यूड में एक ही ब्रांच होता है प्रिंसिपल ब्रांच, मल्टी वैल्यूड में एक प्रिंसिपल और एक या एक से ज्यादा सेकेंडरी ब्रांचेस होते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मल्टी वैल्यूड फंक्शन को हम कैसे ट्रीट करेंगे, सिंगल वैल्यूड फंक्शन की तरह। अगर मल्टी वैल्यूड फंक्शन को सिंगल वैल्यूड फंक्शन की तरह ट्रीट करते हैं तो मल्टी वैल्यूड फंक्शन का सिर्फ एक ही ब्रांच कंसीडर करना पड़ेगा। ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन का एक ही ब्रांच होता है तो मल्टी वैल्यूड फंक्शन का भी एक ही ब्रांच कंसीडर करना पड़ेगा। कौन सा ब्रांच, प्रिंसिपल ब्रांच। तो अगर हमें मल्टी वैल्यूड फंक्शन को सिंगल वैल्यूड फंक्शन की तरह ट्रीट करना है तो हमें इस प्रिंसिपल ब्रांच को इन सेकेंडरी ब्रांच से सेपरेट करना पड़ेगा। अगर आपने
इस प्रिंसिपल ब्रांच को इन सेकेंडरी ब्रांच से सेपरेट कर दिया, हमने इसको कंसीडर ही नहीं किया, इस पार्ट को सिर्फ हम किसको कंसीडर कर रहे हैं, प्रिंसिपल ब्रांच को, तो इनको हमने सेपरेट किया और इस पार्ट को कंसीडर ही नहीं किया, तो एक ही ब्रांच होगा जैसे सिंगल वैल्यूड फंक्शन का था। तो बेसिकली हमारा पर काम क्या है, प्रिंसिपल ब्रांच और सेकेंडरी ब्रांचेस को सेपरेट करना। अगर आप प्रिंसिपल ब्रांच और सेकेंडरी ब्रांचेस को सेपरेट कर देते हैं तो हम मल्टी वैल्यूड फंक्शन को सिंगल वैल्यूड फंक्शन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, मतलब सेकेंडरी ब्रांचेस को हमें कंसीडर नहीं करना। वो कैसे पॉसिबल है, उसी के लिए ब्रांच कट का रिक्वायरमेंट है। ब्रांच कट बेसिकली क्या करता है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन का जो प्रिंसिपल ब्रांच है, प्रिंसिपल ब्रांच को सेकेंडरी ब्रांचेस से सेपरेट करता है। जो फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है देखिए, टू सेपरेट प्रिंसिपल ब्रांच of a multi-valued function from the secondary branches। मल्टी-वैल्यूड फंक्शन है, प्रिंसिपल ब्रांच को सेकेंडरी ब्रांचेस से सेपरेट करने के लिए वी नीड ब्रांच कट। मतलब ब्रांच कट जो है वो बेसिकली एक बाउंड्री की तरह बिहेव करता है प्रिंसिपल ब्रांच और सेकेंडरी ब्रांच के बीच में। तो प्रिंसिपल ब्रांच और सेकेंडरी ब्रांचेस के बीच में जो बाउंड्री है, जो उन दोनों को सेपरेट कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, ब्रांच कट। कैसे ड्रॉ करते हैं बताएंगे अभी। तो ब्रांच कट का रिक्वायरमेंट ये है, जो भी हमने कॉम्प्लेक्स साइज में थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो सिंगल वैल्यूड के लिए है, वो मल्टी वैल्यूड के लिए एज इट इज अप्लाई करना तो पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टी वैल्यूड को सिंगल वैल्यूड की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। तो मल्टी वैल्यूड फंक्शन को सिंगल वैल्यूड की तरह ट्रीट करने का मतलब क्या है, जैसे इसका एक ही ब्रांच होता है तो हम इसके प्रिंसिपल ब्रांच को बाकी ब्रांचेस से अलग कर देंगे, और अलग करने के लिए जो बाउंड्री का रिक्वायरमेंट है उसी बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, ब्रांच कट। ठीक है, तो ब्रांच कट बेसिकली क्या करता है, देखिए सेकंड पॉइंट लिखा गया है, ब्रांच कट इज यूज्ड टू restrict the domain of Z such that multi-valued function can be treated as a single valued function। ब्रांच कट बेसिकली क्या करता है, ब्रांच कट Z का जो डोमेन है, Z के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करता है। बिकॉज अगर आप Z के एंटायर डोमेन को कंसीडर करेंगे तो सारे ब्रांचेस आ जाएंगे। अगर आप सबको कंसीडर करते हैं, n का डोमेन आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने n का वैल्यू 0, n का वैल्यू 1, n का वैल्यू 2 लिया था। n का वैल्यू 0, n का वैल्यू 1, n का वैल्यू 2। n का वैल्यू जो 0 है वो प्रिंसिपल ब्रांच था, और बाकी जो वैल्यूज थे n इक्वल टू 1, 2, 3 वो क्या थे, सेकेंडरी ब्रांचेस। तो अगर आप z का एंटायर डोमेन लेंगे, एंटायर डोमेन अगर कंसीडर करते हैं, तब तो प्रिंसिपल ब्रांच भी आएगा, सेकेंडरी ब्रांच भी आएंगे। लेकिन अगर हमने डोमेन ऑफ z को ऐसे रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि सिर्फ हम प्रिंसिपल ब्रांच की ही बात करेंगे। अब आपको डाउट हो सकता है डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करने का मतलब क्या है, वो भी आ रहे हैं उसके ऊपर। अगर आप एंटायर डोमेन लेते हैं तब तो सारे ब्रांचेस होंगे, बट हमें सिर्फ क्या चाहिए, प्रिंसिपल ब्रांच। तो हमें जेड के डोमेन को ऐसे रेस्ट्रिक्ट करना है, मतलब हम उसी डोमेन में काम करेंगे, हम उस डोमेन के बाहर नहीं जाएंगे। तो अगर हम एक पर्टिकुलर डोमेन ही चूज करते हैं जेड का, सच दैट हम प्रिंसिपल ब्रांच को लेके काम कर सकते हैं, तो हम उसको सिंगल वैल्यूड की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो वो डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने का जो काम है वो कौन करता है, ब्रांच कट करता है। कैसे डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे अभी बता रहे हैं। ठीक है, और जो चीज लिखा गया है, मल्टी वैल्यूड को हम सिंगल वैल्यूड की तरह ट्रीट कर सकते हैं, एंड द कॉरिस्पॉन्डिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैन बी यूज्ड। जैसे हमने रेसिड्यू थ्योरम यूज किया था, रेसिड्यू थ्योरम सिंगल वैल्यूड फंक्शन के लिए हम यूज करते हैं। तो अगर आपने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो हम मल्टी वैल्यूड के लिए भी कॉची रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे। तो रिस्ट्रिक्ट करने के लिए किसका रिक्वायरमेंट है, ब्रांच कट का रिक्वायरमेंट है। अब इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, ये रिस्ट्रिक्ट किया कैसे जाता है। रिस्ट्रिक्ट कर दिया, बोल तो दिया रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो काम चल जाएगा, बट किया कैसे जाता है। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। लास्ट क्लास में हमने जेड को क्या लिखा था, मल्टी वैल्यूड जब हम प्रूफ कर रहे थे, मल्टी वैल्यूड कैसे है,
z के बदले हम रिप्लेस कर रहे थे r e टू दी पावर आयोटा थीटा प्लस 2n पाई, फिर n के डिफरेंट वैल्यूज रिप्लेस कर रहे थे, तो z के बदले हमने ये रिप्लेस किया था। ठीक है, z के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब है उसके आर्गुमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना, बिकॉज मॉडुलस तो फिक्स्ड है ना, जो z है, z का जो मॉडुलस है r, ये एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, ये तो n पे डिपेंड नहीं करता, ये जो मॉडुलस वाला पार्ट है ये तो n पे डिपेंड नहीं करता। अब मुझे बताइए, आप प्रिंसिपल ब्रांच लो या सेकेंडरी ब्रांच लो, ये पार्ट सेम है या डिफरेंट है? r सेम ही सेम, बिकॉज प्रिंसिपल ब्रांच और सेकेंडरी ब्रांच में डिफरेंस क्या है? n का डिफरेंस है, ये वैल्यू तो n पे डिपेंड नहीं करता। तो जो मॉडुलस वाला पार्ट है इट इज सेम फॉर ऑल ब्रांचेस, जितने भी ब्रांचेस है सबके लिए सेम है, लेकिन जो आर्गुमेंट वाला पार्ट है इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ब्रांचेस, दिस इज द आर्गुमेंट। और इसका वैल्यू प्रिंसिपल ब्रांच के लिए अलग होता है, जिसका जो रेंज है सेकेंडरी ब्रांच के लिए अलग होता है, तो इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ब्रांचेस। तो अगर हमें सिर्फ प्रिंसिपल ब्रांच कंसीडर करना है, बाकी ब्रांच को कंसीडर नहीं करना, तो हमें किसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा? थीटा, जो आर्गुमेंट थीटा है वाला। उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, तो इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ब्रांचेस। तो जो बोला गया था z के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, तो z के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब है हम इस आर्गुमेंट का एक पर्टिकुलर रेंज कंसीडर करेंगे। तो z के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब z का जो आर्गुमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे। जैसे देखिए, आर्गुमेंट ऑफ z है क्या यहां पर? थीटा प्लस 2n पाई, इसके वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट करना है सच दैट हम सिर्फ प्रिंसिपल ब्रांच जो है वो यूज कर पाए, बाकी ब्रांचेस को हम अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो आप बताइए, अगर हम प्रिंसिपल ब्रांच की बात करें n इक्वल टू 0, इन दैट केस आर्गुमेंट ऑफ z का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा? थीटा थीटा थीटा। और थीटा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? 0 to 2 0 to 2 पाई। 0 to 2 पाई। तो प्रिंसिपल ब्रांच के लिए ये जो आर्गुमेंट ऑफ z है ये 0 to 2 पाई मूव करता है। यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं जो पहले तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट को हमने -पाई टू +2 पाई लिया था, अब यहाँ पे मल्टीवैल्यूड ऑपरेशन में ना क्या किया जाता है, साइकिल्स कंप्लीट किए जाते हैं। जो एक साइकिल कंप्लीट किया, 2 साइकिल कंप्लीट किया, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल का वेरिएंस है, जो वेरिएशन है वो लिया जाता है। अगर आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करें उसमें -पाई टू +पाई, -पाई वाला पार्ट कब आएगा? जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। +पाई कब आएगा? जब आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। बट यहां पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव किया जाता है, आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, इसलिए -पाई टू +पाई ना लेके 0 to 2 पाई लिया जाता है, पॉजिटिव एंगल। बिकॉज अगर हम -पाई टू +पाई लेंगे तो फिर से वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो उसमें क्या होगा ना, प्रिंसिपल ब्रांच और सेकेंडरी ब्रांच समझने में दिक्कत हो जाएगा। तो प्रिंसिपल ब्रांच सेकेंडरी ब्रांच समझने में कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन लिया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो n इक्वल टू 0 पे आर्गुमेंट ऑफ z थीटा होगा। तो प्रिंसिपल ब्रांच के लिए आर्गुमेंट ऑफ z का रेंज क्या है? 0 to 2 पाई। प्रिंसिपल ब्रांच के लिए रेंज है ना। अगर हम बाकी ब्रांचेस की बात करें, जस्ट 1 मिनट, अगर हम n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट सेकेंडरी ब्रांच, n इक्वल टू 1 की अगर बात करें तो आर्गुमेंट ऑफ z का एक्सप्रेशन क्या आएगा? एनीवन? थीटा प्लस 2 पाई। थीटा प्लस 2 पाई। अब मुझे बताइए इसके लिए आर्गुमेंट ऑफ z का रेंज क्या होगा? 2 पाई to 4 पाई। 2 पाई से 4 पाई। 2 पाई टू 4 पाई। ये 2 पाई वाला पार्ट तो फिक्स्ड है, ऐड हो रहा है। थीटा का वेरिएशन कहां से कहां तक है? 0 to 2 पाई। पाई। अगर 2 पाई ऐड कर देते हैं तो 2 पाई टू 4 पाई हो जाएगा।
2 पाई टू 4 पाई। ये कौन सा ब्रांच है? ये फर्स्ट सेकेंडरी ब्रांच है। सेकेंडरी ब्रांच तो बहुत सारे होते हैं, दिस इज फर्स्ट सेकेंडरी ब्रांच। फर्स्ट सेकेंडरी ब्रांच के लिए आर्गुमेंट ऑफ z का जो इंटरवल वैल्यूज पॉसिबल वैल्यूज है वो ये होंगे। ऐसे आप बाकी भी लिख सकते हैं जितने भी सेकेंडरी ब्रांचेस है। n इक्वल टू 2 है तो थीटा प्लस 2 पाई होगा, 4 पाई सॉरी। n इक्वल टू 2 है तो थीटा प्लस 4 पाई। ये होगा आर्गुमेंट ऑफ z 4 पाई टू 6 पाई। यहाँ पे 4 पाई ऐड हो रहा है तो 4 पाई टू 6 पाई। तो दिस इज द आर्गुमेंट फॉर सेकेंड सेकेंडरी ब्रांच। ऐसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें जेड के डोमेन को ऐसे रिस्ट्रिक्ट करना है कि सिर्फ हम प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर ही रहे, सेकेंडरी ब्रांच तक नहीं जाए। अब क्या बताया गया? जेड को रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब है हम आर्गुमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। अगर आपको ध्यान है, ये पहले भी एक बार बताया गया था, जो नॉर्मल आर्गुमेंट जो होता है वो सिंगल वैल्यूड है या मल्टी वैल्यूड है? नॉर्मल आर्गुमेंट, मल्टी वैल्यू। नॉर्मल जो आर्गुमेंट है वो मल्टी वैल्यूड होता है। नॉर्मल आर्गुमेंट की बात कर रहा हूं, वो मल्टी वैल्यूड होता है, बहुत सारे वैल्यूज पॉसिबल है। लेकिन उस नॉर्मल आर्गुमेंट को सिंगल वैल्यूड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ठीक है, तो नॉर्मल जो आर्गुमेंट कैलकुलेट करते हैं उसके बहुत सारे वैल्यूज पॉसिबल हैं एक जेड के कॉरिस्पॉन्डिंग, लेकिन उसको सिंगल वैल्यूड बनाने के लिए हम सिर्फ प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करते हैं। यहां पर भी सेम टेक्निक यूज किया जाता है। प्रिंसिपल ब्रांच को कंसीडर करने के लिए या प्रिंसिपल ब्रांच को बाकी ब्रांचेस से अलग करने के लिए जेड के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। मतलब जेड का जो आर्गुमेंट है वो इस रेंज में चूज किया जाएगा। तो कोई भी जब आप कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं और आपने आर्गुमेंट ऑफ जेड को 0 से 2 पाई के बीच में रखा है, तो आप किस ब्रांच के लिए काम कर रहे हैं? प्रिंसिपल ब्रांच या सेकेंडरी ब्रांच? प्रिंसिपल ब्रांच। तो जो बोला गया था जेड के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना है, जेड के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब हम जेड के आर्गुमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। मतलब हम आर्गुमेंट का वैल्यू ऐसा चूज करेंगे जो 0 to 2 पाई के बीच में होगा। अगर हम आर्गुमेंट 0 से 2 पाई के बीच में लेते हैं तो सिर्फ हम प्रिंसिपल ब्रांच की बात कर रहे हैं, हम वैल्यू ये लेंगे ही नहीं। ये जो बाकी वैल्यूज है ना, 2 पाई टू 4 पाई, 4 पाई टू 6 पाई, ये लेंगे ही नहीं। हम जो भी आर्गुमेंट चूज करेंगे वो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में चूज करेंगे। अगर ये चूज कर लेते हैं इसके बीच में तो हम सिर्फ प्रिंसिपल ब्रांच ही कंसीडर कर रहे हैं। और सिर्फ अगर हम प्रिंसिपल ब्रांच ही कंसीडर कर रहे हैं मतलब हम मल्टी वैल्यूड फंक्शन को सिंगल वैल्यूड फंक्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो ये जो पार्ट है, बाकी जो वैल्यूज हैं आर्गुमेंट के, ये हम कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। बिकॉज ये अगर कंसीडर करेंगे तो सेकेंडरी ब्रांच आ जाएगा, और सेकेंडरी ब्रांच आ जाएगा तो जो मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, उसमें दिक्कत होगा जो वो वैलिड है भी या नहीं है। तो हम इस पार्ट को यू कैन से मतलब थीटा का वैल्यू ऐसे चूज करेंगे कि इस पार्ट को हम कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। 2 पाई टू 4 पाई, 4 पाई टू 6 पाई, ये कंसीडर ही नहीं किया जाता। तो z के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब हम आर्गुमेंट ऑफ z को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। हम जो भी आर्गुमेंट चूज करेंगे वो 0 से 2 पाई के बीच में चूज करेंगे। एंड आई थिंक ये तो ऑब्वियसली क्लियर है, जो कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई भी z हो उसके लिए आर्गुमेंट ऑफ z इसी रेंज में होगा ना, चूज तो कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसका जो आर्गुमेंट है वो हम इस रेंज में कंसीडर तो कर सकते हैं 0 से 2 पाई के बीच में, ठीक है ना। तो ये पार्ट कंसीडर ही नहीं किया जाता, आर्गुमेंट ऑफ z 0 से 2 पाई के बीच में है। मतलब हम सिर्फ प्रिंसिपल ब्रांच कंसीडर करते हैं, मतलब मल्टी वैल्यूड फंक्शन को सिंगल वैल्यूड फंक्शन की तरह ट्रीट किया जाता है। यहां तक किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क। नो सर। तो ये पार्ट जो है ना वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट जैसा ही है। जो नॉर्मल आर्गुमेंट मल्टी वैल्यूड होता है उसको सिंगल वैल्यूड की तरह ट्रीट करने के लिए हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट डिफाइन कर रहे थे।
यहाँ पर भी हम सिर्फ प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही यूज कर रहे हैं। डिफरेंस सिर्फ ये है कि नॉर्मली प्रिंसिपल आर्गुमेंट -π to +π लिया जाता है, -π to +π ना लेके यहाँ पे 0 to 2π है। उसका मतलब जो मैंने बताया, प्रिंसिपल ब्रांच, सेकेंडरी ब्रांच, जब ये सारे कंसिडर किए जाते हैं तो एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन लिया जाता है जो एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन है। इसलिए थीटा का वैल्यू -π to π ना लेके 0 to 2π लिया गया है। बेसिकली ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही है, एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन लिया गया है, इसीलिए 0 to 2π कंसिडर किया गया इंस्टेड ऑफ -π to +π। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। नेक्स्ट हम देखेंगे ये जो ब्रांच कट बोला गया ना, अब क्वेश्चन तो आता है आपने डोमेन को रेस्ट्रिक्ट तो कर दिया, ये चूज करेंगे तो प्रिंसिपल ब्रांच होगा तो सिंगल वैल्यू को ट्रीट कर रहे हैं, बट उसमें ब्रांच कट का रोल क्या है? तो ये जो डोमेन है रेस्ट्रिक्ट करने में हमें ब्रांच कट हेल्प करता है। कैसे देखिए, मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आर्गेन प्लेन, इस माइक ऑफ करके रखिए, किसी का माइक ऑन है। x y, ठीक है। अब यहाँ पर प्रिंसिपल ब्रांच के लिए थीटा कहां से कहां तक वेरी करता है? प्रिंसिपल ब्रांच के लिए 0 to 2π। तो सपोज हमने यहाँ 0 से स्टार्ट किया, थीटा चेंज हो रहा है। देखिए अगर हम ऐसे स्टार्ट करें, ऐसे अगर हम रिवॉल्व करते हैं तो थीटा का वैल्यू 0 से स्टार्ट करके इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज करते करते कहां तक जाएगा? 2π तक। जस्ट 1 सेकंड। तो थीटा 0 से स्टार्ट हुआ, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करते करते हम यहां तक पहुंचे। अब मुझे बताइए, यहां तक जो मैंने ये रेड कर्व शो किया है, ये प्रिंसिपल ब्रांच को रिप्रेजेंट कर रहा है या सेकेंडरी ब्रांच को? प्रिंसिपल ब्रांच। ठीक है। अब मुझे बताइए, जब आप इस कर्व के अलॉन्ग मूव करेंगे तो कितने साइकिल कंप्लीट हुए हैं? जब आप यहाँ पे मूव कर रहे हो, 1 एक भी कंप्लीट नहीं हुआ है ना। पहले इसको क्रॉस करेंगे तब एक साइकिल कंप्लीट होगा ना। मैं बोल रहा हूँ सपोज मैं यहाँ पे हूँ, जब यहाँ पे हूँ तो कितने साइकिल कंप्लीट हुए हैं? 1। जैसे यहाँ, अब थोड़ा समझिए, यहाँ से शुरू किया हमने, यहाँ से शुरू करते करते आप यहाँ पे पहुंचे। अगर पूछा जाए इस पॉइंट पे कितने साइकिल कंप्लीट हुए हैं, क्या आंसर? एक भी नहीं सर, एक भी नहीं हुआ सर। नहीं हुआ ना, एक भी नहीं हुआ। थोड़ा सा हुआ। पहला साइकिल चल रहा है ना अभी, यस सर। ठीक है। तो देखिए अगर आप इस कर्व के अलॉन्ग ऐसे मूव करते हैं, साइकिल कंप्लीट थोड़ी ना हुआ है, पहला साइकिल चल रहा है। पहला साइकिल चलने के बाद जब आप इसको क्रॉस करेंगे तब एक साइकिल कंप्लीट होगा, जब यहाँ पे क्रॉस करेंगे। तो यहाँ पे आप किसी भी पॉइंट को कंसीडर करो, आपने एक साइकिल भी कंप्लीट नहीं किया है, पहला साइकिल ही चल रहा है। जो हम बोल रहे थे ना n = 0 के लिए प्रिंसिपल ब्रांच है, ये n = 0 बेसिकली बताता है कितने साइकिल्स कंप्लीट हुए हैं। प्रिंसिपल ब्रांच के लिए n = 0 बोलता था ना हमने। n = 0 का मतलब है जब आप प्रिंसिपल ब्रांच में हो तो एक भी साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए n का वैल्यू 0 है। पहला साइकिल ही चल रहा है, कोई साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ है। n जो है वो नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड को रिप्रेजेंट करता है। नो साइकिल इज कंप्लीटेड, इसीलिए n 0 है। n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड। तो प्रिंसिपल ब्रांच में कोई भी साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ है। और जैसे मैंने बोला ना, एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन चूज किया जाता है। अब मुझे बताइए, अगर ऐसे रिवॉल्व करना है तो एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन ही तो लेना पड़ेगा। हम आधा क्लॉकवाइज आधा एंटी क्लॉकवाइज तो नहीं चल सकते। जब रिवोल्यूशन होगा तो एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन, यहाँ पे क्या ओरिएंटेशन लिया गया है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक। इसलिए थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक था? 0 to 2π, बिकॉज एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन चूज किया जाता है। नाउ जब आप यहां तक प्रिंसिपल ब्रांच है, इसको जब आपने कंप्लीट करके इधर क्रॉस कर गए, अब ये कौन सा ब्रांच शुरू हो रहा है? फर्स्ट सेकेंडरी ब्रांच। जो ग्रीन है, ग्रीन कलर से मैं जो शो कर रहा हूं, ये फर्स्ट सेकेंडरी ब्रांच है। जब आप
यहाँ पे भी सेम ओरिएंटेशन एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर आपको यहाँ पे पूछा जाए जब आप यहाँ पे हैं, सपोज लुक एट द पॉइंटर, आप इस पॉइंट पे हैं, इस पॉइंट पे जब आप हो तो कितने साइकिल कंप्लीट हुए हैं? वन। एक साइकिल कंप्लीट हुआ है ना, जैसे यहाँ से स्टार्ट किया था, जैसे यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट हुआ, दूसरा साइकिल शुरू हुआ है। तो ग्रीन जो कर्व है, ग्रीन कर्व के ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लो, उसके कॉरिस्पोंडिंग आप क्या बोल सकते हो? एक साइकिल कंप्लीट हुआ है और दूसरा साइकिल चल रहा है, तो एन कितना होगा? 1। इसको हम फर्स्ट सेकेंडरी ब्रांच बोलते थे। तो फर्स्ट सेकेंडरी ब्रांच में एक साइकिल कंप्लीट हुआ है और इसीलिए एन का वैल्यू 1 है। तो एन के जो वैल्यूज है ना, वो रिप्रेजेंट करता है कितने साइकिल कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, तो जो डायग्राम में रेड कर्व से शो किया गया है वो प्रिंसिपल ब्रांच के कॉरिस्पॉन्डिंग है, और जो ग्रीन कर्व से शो किया गया है वो फर्स्ट सेकेंडरी ब्रांचेस है। ऐसा बाकी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब आप डायग्राम को सही से देखिए। सपोज हमने यहां पे एक पॉइंट लिया एंड यहां पे एक पॉइंट लिया। Let's try to visualize this one। ये आपका रियल एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। हमने एक पॉइंट जो वायलेट पॉइंट है, वायलेट पॉइंट एक्स एक्सिस के थोड़ा सा नीचे लिया है, और जो रेड पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के थोड़ा सा ऊपर लिया है। तो ये एक्स एक्सिस है, वायलेट पॉइंट एक्स एक्सिस के थोड़ा नीचे है, रेड पॉइंट एक्स एक्सिस के थोड़ा सा ऊपर है। अब मुझे बताइए, जो वायलेट पॉइंट है ये प्रिंसिपल ब्रांच में है या सेकेंडरी ब्रांच में? प्रिंसिपल ब्रांच। प्रिंसिपल ब्रांच। और जो रेड पॉइंट है वो कहां पे है? सेकेंडरी ब्रांच। तो जो वायलेट पॉइंट है वो तो प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर है, मतलब प्रिंसिपल ब्रांच के डोमेन में है, और जो रेड पॉइंट है वो फर्स्ट सेकेंडरी ब्रांच के डोमेन में है। ठीक है, बस मैं सेकेंडरी ब्रांच ही लिख रहा हूं, बस हमें जस्ट प्रिंसिपल और फर्स्ट सेकेंडरी ब्रांच को ही अलग करना है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रियल एक्सिस है ना, ये जो रियल एक्स एक्सिस है, ये रियल एक्सिस जो है, इस बाउंड्री को अगर आप क्रॉस नहीं करते हो तो प्रिंसिपल ब्रांच, और अगर इस एक्सिस को क्रॉस कर जाते हो तो सेकेंडरी ब्रांच। तो जो एक्स एक्सिस है यहां पर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसके नीचे क्या है? प्रिंसिपल ब्रांच, सेकेंडरी ब्रांच? प्रिंसिपल। और इसके ऊपर क्या है? सेकेंडरी ब्रांच। मतलब अगर आप इस एक्स एक्सिस को क्रॉस करते हैं तो आप प्रिंसिपल ब्रांच से सेकेंडरी ब्रांच में चले जाएंगे। अगर आप इस लाइन को क्रॉस करते हैं तो आप प्रिंसिपल ब्रांच से सेकेंडरी ब्रांच में चले जाएंगे। अगर हमने इसी एक्सिस के अलोंग एक बाउंड्री क्रिएट किया, इसी एक्सिस के अलोंग एक बाउंड्री क्रिएट किया, तो क्या हम प्रिंसिपल ब्रांच और सेकेंडरी ब्रांच को अलग कर सकते हैं? यस सर। ठीक है, तो क्या किया जाता है, यहां पे एक बाउंड्री क्रिएट किया जाता है। इससे क्या होगा, बाउंड्री क्रिएट करने का मतलब हम इसको क्रॉस नहीं कर रहे हैं। इसको क्रॉस करेंगे तो क्या दिक्कत होगा, प्रिंसिपल ब्रांच से हम सेकेंडरी ब्रांच में चले जाएंगे। अगर हम इनने किसको क्रॉस किया, इसके अगर नीचे है तो प्रिंसिपल ब्रांच हम सिंगल वैल्यूड की तरह ट्रीट कर सकते हैं। इस लाइन को अगर क्रॉस किया तो प्रिंसिपल ब्रांच से सेकेंडरी ब्रांच में चला जाएगा और उसको हम सिंगल वैल्यूड की तरह ट्रीट नहीं कर पाएंगे। तो इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना, इस बाउंड्री को क्या बोला जाता है? ब्रांच कट। दिस इज द ब्रांच कट। मतलब से बाउंड्री को ना, बिल्कुल बाउंड्री है ये, कट कर रही है डिजाइन टाइप की। मतलब इसका नोट, मतलब ये इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। ओके सर ये बाउंड्री पे अगर पॉइंट है तो, बाउंड्री पे पॉइंट है तो कौन से पॉइंट की बात कर रहे हो? मतलब थोड़ा सा आप वो पॉइंट बनाए ना जहाँ पे उससे नीचे, तो हाँ, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, नीचे है तो दिक्कत नहीं है ना, उसको ऊपर नहीं होगा ना। मैं ये जो बाउंड्री है ये बेसिकली लाइन है, ये जो शो किया गया है ये जस्ट इसका मतलब यू कैन से डिनोट करने का तरीका है ब्रांच कट। हम इसके नीचे हो सकते हैं, नीचे है तो प्रिंसिपल ब्रांच, ऊपर है तो सेकेंडरी ब्रांच। इस बाउंड्री पे नहीं होना चाहिए, बिकॉज बाउंड्री पे होगा तब भी दिक्कत है, बिकॉज बाउंड्री जो है वो प्रिंसिपल ब्रांच सेकेंडरी ब्रांच का है, बाउंड्री पे नहीं। आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे जो प्रिंसिपल ब्रांच है इसमें क्या इक्वल टू 2 पाई लिया गया था? नहीं सर।
ठीक है, तो हम यहाँ पे बाउंड्री की बात नहीं कर रहे हैं, बाउंड्री के नीचे वाले पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, लेस देन 2 पाई। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, लुक एट द पॉइंटर, 0 से स्टार्ट करेंगे यहां से कहां तक, लेस देन 2 पाई। लेस देन 2 पाई मतलब बाउंड्री के नीचे थोड़ा, अगर इक्वल टू 2 पाई होता तो वहां से तो बाउंड्री स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रांच कट का काम ये है, ये प्रिंसिपल ब्रांच और सेकेंडरी ब्रांच के बीच में बाउंड्री है, इस बाउंड्री को अगर आप क्रॉस करते हैं तो आप प्रिंसिपल ब्रांच से सेकेंडरी ब्रांच में पहुंच जाएंगे, तब आपके सिंगल वैल्यूड ऑपरेशंस जो हैं तो वो आप वैलिड होंगे ही नहीं, लेकिन अगर आप क्रॉस नहीं करते हैं तब वैलिड होंगे। क्लियर एवरीवन? यस Yes, sir. सर। ठीक है, अब किसी मल्टीवैल्यूड फंक्शन के लिए ये ड्रॉ कैसे किया जाएगा, कि आर्बिट्ररी कुछ भी लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो सबके लिए तो ऐसे सर्कल घुमा घुमा के चेक करना तो पॉसिबल नहीं है, मल्टीवैल्यूड फंक्शन तो बहुत टाइप के हो सकते हैं। तो ये ब्रांच का ड्रॉ कैसे किया जाता है वो डिस्कस करते हैं। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था जब, z माइनस जेड नॉट होल टू द पावर p, p इज नॉन इंटीजर, p इज ए नॉन इंटीजर क्वांटिटी। ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है या मल्टी वैल्यूड? मल्टी वैल्यूड। मल्टी वैल्यूड। और इसके ब्रांच पॉइंट्स क्या क्या होते हैं? Not infinite. Not and infinite. z नॉट एंड इंफिनिटी। इसके दो सिंगुलर पॉइंट्स हैं, z नॉट एंड इंफिनिटी। तो बेसिकली ब्रांच को ड्रॉ करने का तरीका यह है, जो फंक्शन है उनके ब्रांच पॉइंट आप कैलकुलेट कीजिए और उन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। These are ब्रांच पॉइंट। तो इसके लिए जो ब्रांच को ड्रॉ किया जाएगा, in the complex argand plane, suppose this is y, this is x, और z नॉट सपोज पॉजिटिव वैल्यू है, z नॉट जो है, z नॉट यहां पर है, जरूरी नहीं z नॉट यहीं पे हो, z नॉट कहीं पे भी हो सकता है। जस्ट वन सेकंड, मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, ना लगे जो ये सारा पॉइंट का रियल एक्सिस के ऊपर ही होगा, बिल्कुल जरूरी नहीं है। सपोज z नॉट यहां पर है, दिस इज z नॉट, और दूसरा सिंगुलर पॉइंट कहां पे है? इन्फिनिटी पे। तो बेसिकली क्या करना है, z नॉट को और इन्फिनिटी को ज्वाइन करना है। दिस इज द ब्रांच कट। सो और ध्यान रखिएगा, जो ब्रांच कट होता है ना, ब्रांच कट यूनिक नहीं होता। जब एक फंक्शन के कोरिस्पॉन्डिंग एक ही ब्रांच कट ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ये जो फंक्शन है ना, इसके लिए भी ब्रांच कट यूनिक नहीं है, ये एक ही ब्रांच कट ड्रॉ कर पाएंगे। एक फंक्शन के कोरिस्पॉन्डिंग बहुत सारे ब्रांच कट ड्रॉ कर सकते हैं। आप बोलेंगे कैसे? अब मुझे बताइए, ब्रांच पॉइंट तो दो है ना, जेड नॉट और इन्फिनिटी। मैंने बोला इन दोनों को ज्वाइन करना है बेसिकली। जेड नॉट तो यहाँ पे है, अब बताइए इन्फिनिटी इधर ही होगा, कोई जरूरी है? इन्फिनिटी का इधर नहीं हो सकता, यहाँ पर हो सकता है, इस डायरेक्शन में हो सकता है। तो ब्रांच कट तो हम इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ब्रांच कट इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ब्रांच कट यूनिक नहीं होता, एक फंक्शन के कोरिस्पॉन्डिंग हम बहुत सारे ब्रांच कट ड्रॉ कर सकते हैं, उनमें से कोई एक कंसीडर करते हैं। जैसे मैंने इधर ज्वाइन किया है, अब इधर ज्वाइन ना करके इधर भी ज्वाइन कर सकते थे, इधर भी ज्वाइन कर सकते थे। इन्फिनिटी एग्जैक्टली कहां पे है, वो तो किसी भी तरफ लार्ज वैल्यू पे हो सकता है, तो इधर भी कनेक्ट कर सकते थे, इधर भी कनेक्ट कर सकते थे। तो ब्रांच कट जो है वो यूनिक नहीं होता। जब मैंने ये बोल दिया तो यही होगा ऑप्शन में, ऑप्शन में कोई दूसरा कुछ भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, ब्रांच कट ड्रॉ कैसे किया जाता है, ब्रांच पॉइंट पता कीजिए और दोनों को कनेक्ट कर दीजिए। बेसिकली ब्रांच कट के जो एंड पॉइंट्स होते हैं ना, वो ब्रांच पॉइंट्स होते हैं। जो ब्रांच कट है, एंड पॉइंट्स of a branch cut are basically branch points. इसलिए मैंने बोला जो ब्रांच पॉइंट कैलकुलेट कीजिए और उनको ज्वाइन कर दीजिए। ये एक ब्रांच का ड्रॉ करने का तरीका है।
जैसे मैंने बोला यूनिक तो नहीं है, बट एक तरीका कन्वेंशनली यूज किया जाता है, जब ब्रांच पॉइंट ड्रॉ करते हैं और उनको ऐड करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो वो ब्रांच पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अगर आप इसकी बात करें, इसके नीचे क्या होगा, प्रिंसिपल ब्रांच या सेकेंडरी ब्रांच? प्रिंसिपल ब्रांच। प्रिंसिपल ब्रांच। और इसके ऊपर क्या होगा? सेकेंडरी ब्रांच। सेकेंडरी ब्रांच। हमें इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना है। इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेंगे तो हम मल्टी वैल्यूड फंक्शन को सिंगल वैल्यूड फंक्शन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो सपोज हमारे पास एक फंक्शन है, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन गेट एग्जामिनेशन में पूछा गया था, कुछ देर बाद डिस्कस करते हैं। लॉग फंक्शन के लिए ब्रांच कट क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे, वेट फॉर फ्यू मिनट्स। एक ही सेम तरीका है। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है z-4 होल टू द पावर 2/3, ठीक है, और आपको बोला गया इन द कॉम्प्लेक्स आर्गेन प्लेन, तो इसके ब्रांच पॉइंट कहां पे है? 4 and infinity. 4 and infinity, ठीक है। z equal to 4 and z equal to infinity are branch points। तो z equal to 4 तो रियल एक्सिस के ऊपर होगा, और ब्रांच पॉइंट्स। तो सिंस z equal to 4 रियल एक्सिस के ऊपर है, तो हम रियल एक्सिस के ऊपर ही ब्रांच का ड्रॉ करेंगे, बिकॉज z equal to 4 जो है रियल एक्सिस के ऊपर है। अगर आप ड्रॉ करें, देखिए z equal to 4 सपोज ये है, ये पॉइंट, इसी लाइन का हम कनेक्ट करेंगे। तो दिस इज द ब्रांच कट फॉर दिस फंक्शन। इसके नीचे होगा प्रिंसिपल ब्रांच, ऊपर होगा सेकेंडरी ब्रांच। प्लीज माइक ऑफ कीजिए। ठीक है। नाउ सपोज आपको क्वेश्चन में बोला गया ये कर्व है, इस कर्व के अलोंग वेक्टर फंक्शन का लाइन इंटीग्रेशन कैलकुलेट कीजिए। तो क्या आंसर देंगे? ये कर्व C1 सपोज, इस C1 कर्व के अलोंग इस फंक्शन का लाइन इंटीग्रेशन। यहाँ पे जिस कर्व के अलोंग आपको इंटीग्रेशन पूछा गया है, उस कर्व के अलोंग अगर आप मूव करते हैं तो क्या आप ब्रांच कट को क्रॉस कर रहे हैं? सपोज आप इस कर्व के अलोंग मूव कर रहे हैं, लुक एट द पॉइंटर, इस कर्व के अलोंग मूव कर रहे हैं। कर्व के अलोंग अगर आप मूव करते हैं तो क्या ब्रांच कट जो है वो इंटरसेक्ट हो रहा है इस ब्रांच कट पे? Yes. हो रहा है। Yes, sir. तो ये जो कर्व है, इस कर्व के अलोंग तो ब्रांच कट को इंटरसेक्ट कर रहा है ना। Yes, sir. एक तरफ क्या है प्रिंसिपल और दूसरी तरफ क्या है सेकेंडरी ब्रांच। इस केस में क्या आप रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे? नहीं सर, नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा अगर कर्व होता है जो कर्व ब्रांच पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब उसमें प्रिंसिपल सेकेंडरी ब्रांच दोनों के कंट्रीब्यूशंस आएंगे, इस टाइप के केसेस में जो इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है इट इज नॉट डिफाइंड। इसमें रेसिड्यू थ्योरम तो एप्लीकेबल है ही नहीं। जो कर्व है वो ब्रांच कट को अगर इंटरसेक्ट करेगा, देन द इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन विल नॉट बी डिफाइंड। ब्रांच कट को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। ब्रांच कट को अगर इंटरसेक्ट करेगा, देन द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन इज नॉट डिफाइंड। अगर इंटरसेक्ट नहीं करता, कोई दूसरा कर्व है, सपोज ये कर्व है C2, इसमें जो C2 है ये तो ब्रांच कट को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है ना। इस केस में हम क्या थ्योरी, कौन सा थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं? रेसिड्यू थ्योरम। इसमें तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, रेसिड्यू थ्योरम। अब बताइए रेसिड्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग
इस कर्व के अलोंग लाइन इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना होगा? 0 0, बस कोई भी सिंगुलर पॉइंट नहीं है ना। हाँ सर। तो कर्व जो है वो अगर ब्रांच कट को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तब आप रेसिड्यू थ्योरम यूज कर सकते हैं। ब्रांच कट को इंटरसेक्ट कर रहा है तो रेसिड्यू थ्योरम नॉट एप्लीकेबल और इंटीग्रेशन का वैल्यू जो है वो नॉट डिफाइंड आएगा। ठीक है, अगर ये log z होता, मुझे log z के लिए कैसे ड्रॉ करते हैं, सपोज सेम तरीका है। सपोज फंक्शन इज, इसमें log z की अगर बात करूं, अब बताइए log z के लिए ब्रांच पॉइंट क्या क्या आएगा? 0 और infinity। 0 and infinity. So log z equal to 0, z equal to infinity are branch points. तो इसके लिए अगर आप ब्रांच पॉइंट ड्रॉ करते हैं तो z equal to 0 तो ओरिजिन और इंफिनिटी, दिस इज द ब्रांच कट। log z जो है उसके लिए ब्रांच कट ही आएगा, 0 और इंफिनिटी को ज्वाइन कर दीजिए। और जैसा मैंने बोला था इसी एक्सिस के अलोंग, मतलब रियल के अलोंग ही ज्वाइन करना जरूरी नहीं है, अब इधर से भी ज्वाइन, इधर से ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी ज्वाइन कर सकते हैं। ब्रांच कट यूनिक नहीं होता, नॉर्मली 0 इंफिनिटी है तो रियल एक्सिस के अलोंग ही ज्वाइन कर दिया जाता है। दिस इज द ब्रांच कट फॉर log z। इसके नीचे प्रिंसिपल ब्रांच, ऊपर सेकेंडरी ब्रांच। जैसे ये कॉन्सेप्ट है ना, इसके ऊपर एक क्वेश्चन गेट में पूछा गया था। मैं तो आगे एक दो स्लाइड आगे प्रोसीड कर रहा हूँ, क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर है ना एवरीवन? ये हाँ सर। सर यस सर। बताइए। सर आप जो ये ब्रांच कट वाली लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ये आप रियल एक्सिस पे ही कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ जरूरी है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैंने पहले बोला ना ये यूनिक नहीं है, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, और सर वैसे भी होगा तो भी वो उस कर्व को तो कट कर ही रहा था ऊपर वाले केस में। बिल्कुल। जी जी, थैंक यू सर। देखिए ये गेट 2008 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर बुकलेट में मिल जाएगा। क्वेश्चन में log z का इंटीग्रेशन पूछा गया है, जो log z है उसका इंटीग्रेशन पूछा गया, और कर्व है यूनिट सर्कल टेकन क्लॉकवाइज। तो अगर आप कॉम्प्लेक्स आर्गेन प्लेन में जिस कर्व के अलोंग इंटीग्रेशन पूछा गया है वो ड्रॉ करते हैं, अब क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया है log z इज द प्रिंस, मतलब यहाँ पे जो log z है वो उसका प्रिंसिपल ब्रांच है, फंक्शन का प्रिंसिपल ब्रांच है, ये मेंशन कर दिया गया है। प्रिंसिपल ब्रांच का मतलब है आप उसमें सिंगल वैल्यूड ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं जो सिंगल वैल्यूड फंक्शन के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे आप बताइए जो क्वेश्चन में सर्कल बोला गया है उसका सेंटर कहाँ पे है? अगर सिर्फ यूनिट सर्कल है तो क्या मान के चलते हैं? सेंटर ओरिजिन रेडियस 1 यूनिट, तो सेंटर ओरिजिन रेडियस 1 यूनिट। तो ये सर्कल है, इसके अलोंग इंटीग्रेशन पूछा गया है। तो बताइए इसमें क्या रेसिड्यू थ्योरम से कैलकुलेशन करेंगे और क्या करेंगे? नहीं सर, ब्रांच कट में जा रहे हैं। बिल्कुल। इसका सिंगुलर पॉइंट कहाँ पे, सॉरी ब्रांच पॉइंट कहाँ पे होता है? 0 इंफिनिटी। 0 इंफिनिटी। तो ये एक ब्रांच कट होगा ना। तो log z के ब्रांच पॉइंट्स है 0 इंफिनिटी, तो एक ब्रांच पॉइंट है। अब आप यहाँ पे नोटिस करो ब्रांच पॉइंट यहाँ इसी लाइन का लॉन्ग ड्रॉ करना जरूरी नहीं है, आप इधर भी ड्रॉ कर सकते हो किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, तो ब्रांच कट ड्रॉ किया हमने। ये कर्व जो है ये क्या ब्रांच कट को इंटरसेक्ट कर रहा है? हाँ सर कर रहे हैं। यस सर। तो इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। तो इंटीग्रेशन ऑफ log z dz इज नॉट डिफाइंड, ऑप्शन बी। और ये नॉट डिफाइंड क्यों है? बिकॉज यहाँ पे एक ब्रांच कट एग्जिस्ट करता है और कर्व जो है वो ब्रांच कट को इंटरसेक्ट कर रहा है।
कर्व अगर ब्रांच कट को इंटरसेक्ट ना करता तब इसका आंसर रेसिड्यू थ्योरम से हम बताते, बट ये ब्रांच कट को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसका वैल्यू होगा नॉट डिफाइंड, बी ऑप्शन। समझ में आया एवरीवन? Yes, sir. जी सर। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। हेलो सर। हाँ बताइए। तो सर एलएन वाले सभी फंक्शन में इंटीग्रेशन नॉट डिफाइन ही आएगा ना? बिल्कुल नहीं, अगर कर्व आपका दूसरी जगह पे होता, यहाँ पे कर्व होता। सर फिर भी अब फिर हम उस साइड मतलब ब्रांच कट ड्रॉ करते तो किसमें, इस तरफ बताइए। मतलब अगर यहाँ पे ड्रॉ करते, लेकिन आप यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे ड्रॉ करने के ऊपर थोड़ी ना है, यहाँ पे आप कोई भी ब्रांच कट ड्रॉ करो नॉट डिफाइंड आएगा। अगर आपका सर्कल यहाँ पे होता तो हम ब्रांच कट ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं ना जहां पे ब्रांच कट बाहर हो जाए। नॉट डिफाइंड तब आएगा जब आप ब्रांच कट को ऑलवेज इंटरसेक्ट करेगा। सपोज कर्व आपका ये गिवन होता y, सपोज कर्व आपका यहां पे है। अब मुझे एक चीज बताइए, ऐसा क्या कोई ब्रांच कट ड्रॉ करना पॉसिबल है जहां पे ये कर्व ब्रांच कट को इंटरसेक्ट नहीं करेगा? नहीं सर। यस है ऊपर को, है ना सर? ऊपर को कर सकते वाई एक्सिस के ऊपर ऐसे ड्रॉ कर हो। दो, y है x। ऐसे ड्रॉ कर दो ना। तो इस केस में ऐसा ब्रांच कट ड्रॉ करना पॉसिबल है सच दैट ये कर्व उस ब्रांच कट को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इसमें रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, बट इस केस में बताइए, इसमें आप कोई भी ब्रांच कट ड्रॉ करो, कोई भी ब्रांच कट, कर्व क्या उसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा? करेगा सर। करेगा। देखिए इधर भी अगर आप इधर ड्रॉ करते हैं तब भी करेगा, इधर ड्रॉ करते हैं तब भी करेगा। तो आपको चेक करना है, जब ब्रांच कट के तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं, ऐसा क्या कोई पॉसिबिलिटी है जो कर्व ब्रांच कट को इंटरसेक्ट नहीं करेगा? ऑब्वियसली पॉसिबल है। कर्व यहाँ पे है, ब्रांच कट हमने इधर ड्रॉ किया है। इस केस में ऐसा कोई ब्रांच कट ड्रॉ करना पॉसिबल ही नहीं है जो कर्व ब्रांच कट को इंटरसेक्ट ना करे, इसीलिए नॉट डिफाइंड है। इस केस में नहीं होगा, इसके तो रेसिड्यू थ्योरम आएगा। क्या होगा इस केस में आंसर? जीरो। 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 इसमें तो सिंगुलर पॉइंट सारे बाहर है ना। Infinite. पर सर ये तो हमारे ऊपर है ना, हम कहाँ ब्रांच कट लेते हैं। बिल्कुल। तो इस तो यही हम तो मैंने उसी बोला, तरफ ले रहे हैं, उसी तरफ ले रहे हैं जहाँ अब हम मतलब जीरो बोल रहे हैं वहां पे, तो वहां ले रहे हैं, तो फिर तो नॉट डिफाइन हो गया वो तो। मतलब मैं बोल रहा हूं इस केस के लिए क्या ऐसा ब्रांच का ड्रॉ करना पॉसिबल है जो इस कर्व के अंदर ना आए? हाँ नहीं वो सर समझ गया मैं, वो समझ गया, लेकिन हाँ। अभी आपने जो किया है ये वाला जो, तो इसका आंसर तो जीरो है। लेकिन मैं ये ब्रांच पॉइंट पीछे तरफ लेता हूँ, वही वाला जो कर्व की तरफ नहीं लेता हूँ, तो फिर आंसर क्या होगा? मैं ये चीज बोल रहा हूं ना, जब आपका सब सारे केसेस में पॉसिबल ना हो तब नॉट डिफाइंड होगा। ऐसा नहीं है जो आपको कर्व इधर है तो इधर ही ड्रॉ करना है, आपको चेक करना पड़ेगा कि किसी केस में क्या मतलब ऐसा ड्रॉ करना पॉसिबल है या नहीं है। अगर है तो वही ड्रॉ करेंगे, दूसरा ड्रॉ करेंगे तो गलत होगा। अगर एक भी राइट, अगर एक भी पॉसिबल हो तो सर ब्रांच पॉइंट इनसाइड नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अगर ब्रांच पॉइंट मतलब ब्रांच कट जो है वो कर्व के इनसाइड नहीं होगा तो आप रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। ऐसा एक भी ब्रांच कट अगर एग्जिस्ट करता है वही कंसीडर करेंगे आप, ठीक है। ऐसा अगर आप इधर ड्रॉ कर देते हैं तो वो तो मतलब बात हुआ जब प्रिंसिपल मानना ही नहीं चाहते हैं। जैसे क्वेश्चन में प्रिंसिपल ब्रांच है, अगर आप इधर लेते हो उसका मतलब आप प्रिंसिपल ब्रांच मानना ही नहीं चाहते हैं। इस केस में आप ऐसा ब्रांच कट ड्रॉ कर सकते हो जिसमें आप प्रिंसिपल ब्रांच एज्यूम कर सकते हैं, बट इस केस में ऐसा कोई ब्रांच कट ड्रॉ करना पॉसिबल ही नहीं है जो उसमें आप प्रिंसिपल ब्रांच को अलग कर पाए। इस केस में पॉसिबल है। हाँ बताइए सर। ब्रांच पॉइंट कर्व के अंदर आना चाहिए, बस इतना ये इंश्योर करना है ना, जो ब्रांच पॉइंट नहीं मतलब वो जो सर्कल है सर, मतलब वो ब्रांच कट को टच करना चाहिए। ये जो राइट मतलब ये सर्कल जो है ये अगर ब्रांच कट को इंटरसेक्ट करता है सर तो नॉट डिफाइंड होगा। अगर ऐसा भी एक ब्रांच कट ड्रॉ करना पॉसिबल है जिसमें इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तब डिफाइंड वैल्यू आएगा। सर हम ब्रांच पॉइंट का रेफरेंस लेके सॉल्व कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वो थोड़ा इजी रहेगा। जैसे यहाँ पे ब्रांच पॉइंट कहाँ पे है, जेड इक्वल टू 0 पे,
0 ब्रांच पॉइंट कहाँ पे, 0 पे है, और सर्कल का सेंटर भी कहाँ पे है, 0 पे। 0 तो पे। इस केस में ऐसा कोई ब्रांच का ड्रॉ करना पॉसिबल ही नहीं होगा जो कर्व के बाहर हो। हाँ सर। तो इसमें ब्रांच पॉइंट भी 0 पे है, सर्कल का सेंटर भी 0 पे है, इसलिए यहाँ पे ऐसा कोई ब्रांच का ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है जो कर्व के बाहर हो, इसलिए नॉट डिफाइंड। लेकिन इस केस में ब्रांच पॉइंट कहां पे है, 0 पे, बट सर्कल का सेंटर 0 तो नहीं है ना। तो इस केस में ऐसा ब्रांच पॉइंट ड्रॉ करना पॉसिबल है जिसमें ब्रांच पॉइंट कर्व को इंटरसेक्ट ना करे। इस केस में रेसिड्यू थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हैं और वैल्यू भी डिफाइंड आएगा। तो ये डिपेंड करता है कर्व का सेंटर एंड ब्रांच पॉइंट जो है वो कंसीडर मतलब कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि सर्कल का सेंटर जो है वो 0 0 लेना है, वो कैसे समझ में आया। ये मैंने पहले भी एक बार बताया था, जब क्वेश्चन में अगर सिर्फ यूनिट सर्कल गिवन है, सेंटर के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो आपको 0 0 ही कंसीडर करना है। यूनिट सर्कल बोला गया है, रेडियस 1, सेंटर 0 0। और कोई डाउट है तो बताइए इसमें। अगर एक भी ब्रांच का ड्रॉ करना पॉसिबल हुआ ना जो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है कर्व को, तो वो डिफाइंड वैल्यू आएगा। एक भी अगर पॉसिबल है तो। इस केस में एक भी ब्रांच का ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। हाँ बताइए। सर अगर यहाँ पे हमें log z-1 दिया होता और यूनिट सर्कल का, तो सर हाँ। यहाँ पर हमारा सर तब भी ये अंदर से ही जाता, या सर ब्रांच पॉइंट जो है हमारा वो सर ये सर्किल की बाउंड्री से जा रहा होता है या बाउंड्री को टच करता, तब भी सर हम वहाँ पे नॉट डिफाइंड लिखते। हाँ, तब भी नॉट डिफाइंड, टच करता तब भी नॉट डिफाइंड लिखेंगे। ओके सर। अगर ये log z ना होके log z-2 होता, सपोज ये log z ना होके log z-2 होता, तब उसका ब्रांच पॉइंट रहता 2 पे, तब ब्रांच पॉइंट बाहर होता। ठीक है, अगर ये अंदर से भी जा रहा है या बाउंड्री को टच भी कर रहा है, तब नॉट डिफाइंड। तो सिंपली ब्रांच पॉइंट ना तो सर्कल के अंदर होना चाहिए ना सर्कल के ऊपर होना चाहिए सरकमफेरेंस पे। बिल्कुल बिल्कुल। इस केस में जब नॉट डिफाइंड कब है, व्हेन ब्रांच पॉइंट लाइज इनसाइड और ऑन द सर्कल। बिल्कुल आप ऐसे बोल सकते हैं। नॉट डिफाइंड कब आएगा, व्हेन ब्रांच पॉइंट लाइज इनसाइड एंड ऑन द सर्कल, वन ऑफ द ब्रांच पॉइंट। राइट, ये थोड़ा सा क्लियर कर दे। वन ब्रांच पॉइंट, दूसरा तो इन्फिनिटी पे है। वन ब्रांच पॉइंट लाइज इनसाइड और ऑन द सर्कल। क्लियर ना। सर इसका फिजिकल मीनिंग मतलब सर हम लोग के फिजिक्स में कहाँ पे इस तरह का हम सिस्टम पढ़ते हैं? ब्रांच पॉइंट का यूज। यस सर, थोड़ा रिलेट करने में आसानी हम लोग को और अच्छे से हो जाती। चलो मैं एक बार चेक करके बताऊंगा, मुझे इस टाइम तो याद नहीं आ रहा। किसी को पता है? फील्ड थ्योरी में सर, फील्ड थ्योरी में सर, हाँ सर, थ्योरी मिक्स रोटेशन, जहाँ पर सर हम सिंगुलर पॉइंट्स को एक्सक्लूड करते हैं सर। नहीं, सिंगुलर वहां पे का मल्टी वैल्यूड फंक्शन आता है। यस सर। सर हमारा हाँ बताइए सर हमारा जो क्वांटम मैकेनिक्स में सर हमारा ये कॉम्प्लेक्स में जब जाता है ना वेव फंक्शन, तो सर वहां पे उसमें हमारे जब नहीं, लेकिन वहां पे सिंगल वैल्यूड ही रहता है। वेव फंक्शन आपका मल्टी वैल्यूड नहीं होता ना। हाँ सर सर जीटा फंक्शन वैल्यूड होगा तो एक्सेप्ट नहीं होगा ना सर। क्या वेव फंक्शन सर जीटा फंक्शन मल्टी वैल्यूड होगा तो एक्सेप्ट ही नहीं होगा ना। बिल्कुल, वेव फंक्शन अगर मल्टी वैल्यूड है तो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन ही नहीं है। तो सर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में तो आता है ना सर सिंगुलैरिटी। लेकिन वहां पे एक बार नहीं, वहां पे एक चीज चेक करना पड़ेगा, फंक्शन आपका मल्टी वैल्यूड है या सिंगल वैल्यूड है। मैं सिंगुलैरिटी की एप्लीकेशन नहीं बोल रहा हूँ, सिंगुलैरिटी तो हमने पहले भी पढ़ा है। मैं बोल रहा हूँ मल्टी वैल्यूड के लिए जो सिंगुलैरिटी की बात कर रहे हैं उसकी बात, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। सिंगुलैरिटी की एप्लीकेशन तो बहुत जगह पे, वो तो क्वांटम में भी यूज होता है, बट मल्टी वैल्यूड फंक्शन के लिए जो सिंगुलैरिटी है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है,
ये मैं एक बार चेक करके बताऊंगा। बस क्वांटम में सिंगुलरिटी का यूज तो होता है, बट वहां पे सिंगल वैल्यूड फंक्शंस होते हैं। ओके सर। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो एक दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो नेट एग्जामिनेशन में ब्रांच पॉइंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन ये नेट दिसंबर 2014 का है। एक फंक्शन गिवन है, उसके सिंगुलर पॉइंट्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। सिंगुलर पॉइंट्स क्या क्या है। फंक्शन हमारे पास है 1/z इंटू log 1 - z। इसमें बताइए ये 1/z सिंगल वैल्यूड पार्ट है या मल्टी वैल्यूड पार्ट है? 1/z सिंगल वैल्यू। सिंगल वैल्यूड बिकॉज ये पावर में इंटीजर आएगा ना, z to the power -1। मल्टी वैल्यूड कब होता है? जब नॉन इंटीजर आता है। और जो ये log 1 - z है, ये सिंगल वैल्यूड है या मल्टी वैल्यूड है? मल्टी वैल्यूड। ये तो हमने डिस्कस किया था। इट इज ए मल्टी वैल्यूड फंक्शन। तो मल्टी वैल्यूड फंक्शन से जो सिंगुलर पॉइंट्स आएंगे उनको बोला जाता है ब्रांच पॉइंट। एंड सिंगल वैल्यूड फंक्शन से जो सिंगुलर पॉइंट्स आएंगे उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, रिमूवेबल। तो मल्टी वैल्यूड वाले पार्ट से जो सिंगुलर पॉइंट आएगा वो तो ब्रांच पॉइंट होगा। सिंगल वैल्यूड वाले पार्ट से जो सिंगुलर पॉइंट आएगा वो एसेंशियल, नॉन एसेंशियल या रिमूवेबल कैटेगरी का होता है। तो पहले मल्टी वैल्यूड वाले पार्ट की बात करते हैं। बता सकते हैं इस पार्ट से क्या क्या सिंगुलर पॉइंट आएगा? log 1 - z 1 और इन्फिनिटी। 1 and infinity, बिल्कुल सही। और एक स्टेप का सिंगुलर पॉइंट होगा सिंपल पोल। मल्टी वैल्यूड है। मल्टी वैल्यूड में तो एक ही कैटेगरी है, ब्रांच पॉइंट। ब्रांच पॉइंट। मल्टी वैल्यूड में पोल, नॉन एसेंशियल ऐसा थोड़ी ना होता है कुछ। तो मल्टी वैल्यूड वाले पार्ट से 2 सिंगुलर पॉइंट्स आएंगे, 1 and infinity। तो 1 और infinity ब्रांच पॉइंट होगा। एंड 1/z वाले पार्ट से क्या पॉइंट आ रहा है? z = 0। z = 0। तो ये ब्रांच पॉइंट तो नहीं होगा, ठीक है? सिंगुलर पॉइंट होगा। बिल्कुल, बिकॉज यहाँ पे आप z का पावर कितना है? 1 है। तो z = 0 मतलब सिंपल पोल, नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट। तो फर्स्ट थिंग, z = 0 ब्रांच पॉइंट तो नहीं हो सकता ना। z = 0 ब्रांच पॉइंट तो नहीं है। z = 0 किस पार्ट से आ रहा है? सिंगल वैल्यूड वाला पार्ट से। तो ये ब्रांच पॉइंट तो नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में बोला गया है z = 0 भी ब्रांच पॉइंट है। z = 0 किससे आ रहा है? सिंगल वैल्यूड वाले पार्ट से। सिंगल वैल्यूड वाले पार्ट से को ब्रांच, जो सिंगुलर पॉइंट आता है उसको ब्रांच पॉइंट नहीं बोलते। तो ये ब्रांच पॉइंट तो नहीं है, ये गलत है। z = 0 पे ब्रांच पॉइंट तो नहीं है। बाकी 3 ऑप्शन चेक कीजिए। बाकी तीनों में एक पार्ट कॉमन है, ब्रांच पॉइंट एट z = 1 and infinity। ये स्टेटमेंट तीनों में कॉमन है। डिफरेंस क्या है नोटिस कीजिए। हाँ बताइए। फर्स्ट में सर वो 2 पाई के कल आ रहा है। यहाँ पे आप नोटिस करो, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया? फर्स्ट पार्ट में बोला गया ये पोल होगा ओनली फॉर दिस रेंज ऑफ थीटा। ये कौन सा रेंज है? प्रिंसिपल ब्रांच। मतलब फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया है z = 0 पोल होगा ओनली फॉर प्रिंसिपल ब्रांच। सेकेंड ऑप्शन में बोला गया है z = 0 पोल होगा फॉर ऑल थीटा अदर देन दिस। अदर देन दिस मतलब किसकी बात की जा रही है? सेकेंडरी ब्रांच। सेकेंडरी ब्रांच जितने भी होंगे सेकेंडरी ब्रांचेस के लिए। तो ऑप्शन ए बोल रहा है z = 0 पोल होगा
प्रिंसिपल ब्रांच के लिए, जेड इक्वल टू, सेकंड ऑप्शन बोल रहा है जेड इक्वल टू 0 पोल होगा सेकेंडरी ब्रांच के लिए, और थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऑल थीटा। ऑल कोई भी थीटा। थीटा। ऑल थीटा मतलब प्रिंसिपल सेकेंडरी कुछ भी हो, सबके लिए पोल ऑफ ऑर्डर मतलब पोल होगा बेसिकली। कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है? ऑप्शन सी ये तो लग सी सर। ऑप्शन सी प्रिंसिपल, बिकॉज सिंपल पोल तो आ गया। बट द थिंग इज दिस, 1/z अगर सिंपल होता तो उसको हम सिंपल पोल ही बोलते, बट साथ में लॉग होने की वजह से ना उसका कुछ इफेक्ट दिखेगा। मतलब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, जो सिंपल पोल है तो सी ऑप्शन, मैक्सिमम लोग सी ऑप्शन ही क्लिक करेंगे। पोल है तो पोल में तो हम प्रिंसिपल ब्रांच सेकेंडरी ब्रांच की बात ही नहीं करते, बट 1/z के साथ लॉग होने की वजह से इसका कुछ इफेक्ट दिखेगा, जिसकी वजह से ये पोल किस ब्रांच के लिए होगा वो डिफरेंट होगा, मतलब ऑल थीटा के लिए तो नहीं होगा, उसका इफेक्ट चेक करना पड़ेगा। ठीक है, बस मोस्ट ऑफ लोग इसी को डालेंगे, जब पोल में प्रिंसिपल ब्रांच का क्या काम है, सेकेंडरी ब्रांच का क्या काम है। ठीक है, तो चेक करते हैं इस log 1 - z का इफेक्ट क्या है। अब मुझे बताइए, एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट, नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट या रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट चेक करने के लिए कौन सा सीरीज एक्सपेंशन करते हैं? लॉरेंस सीरीज। लॉरेंस सीरीज। तो अगर ये पोल है तो अगर हमने z इक्वल टू 0 के अबाउट लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन किया तो कितने नेगेटिव पावर्स आने चाहिए? हाईएस्ट नेगेटिव पावर कितना आना चाहिए? 0। अगर सिंपल पोल है तो हाईएस्ट वन तक आना चाहिए ना। सिंपल हाँ, मतलब फर्स्ट ऑर्डर पोल, तो हाईएस्ट नेगेटिव पावर 1 आना चाहिए। ओके। तो ये सिंपल पोल है या नहीं है, ये कंफर्म करने के लिए लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन कैलकुलेट करते हैं। इसके अबाउट z इक्वल टू 0। सर मतलब उसकी नीड नहीं पड़ेगी ना सर, मतलब हम z को ऊपर 0 रख के देखें तो ln 1 बन रहा है और नीचे बन जाएगा, मतलब तो सर 0/0 वाली फॉर्म आ रही है। लेकिन तो 0/0 से आप क्या रिमूवेबल या पोल बता सकते हैं कुछ? सिर्फ 0/0 फॉर्म से नहीं सर, नहीं बता दिक्कत सकते। है। सही बात है। ठीक है, उसके लिए और एक कुछ चेक करना पड़ेगा, इसमें आ रहा है। सर log 1 - z का एक्सपेंशन ओपन कर दे। वही करेंगे। तो 1/z इंटू log 1 - z। log 1 - z का एक्सपेंशन हमें पता है, वो लिखते हैं 1/z। log 1 - z का एक्सपेंशन होता है -z -z² / 2 फैक्टोरियल -z³ / 3 फैक्टोरियल। ये सीरीज एक्सपेंशन पहले बताया गया था ना। 1/z अब जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, यह आएगा -1 -z/2 -z² / 3 एंड सो। फैक्टोरियल ही होता। लॉग वाले में फैक्टोरियल नहीं आता। ओके सर। लॉग वाले में फैक्टोरियल नहीं आता। ठीक है, तो अब मुझे बताइए, ये तो लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन हुआ, इसमें कितने नेगेटिव पावर्स हैं? 0। कोई भी नेगेटिव पावर नहीं है। तो अगर कोई भी नेगेटिव पावर नहीं है तो किस टाइप का सिंगुलर पॉइंट होना चाहिए? रिमूवेबल। किसी ऑप्शन में तो रिमूवेबल है ही नहीं, गलत क्वेश्चन। नो नेगेटिव पावर, तो नो नेगेटिव पावर है तो रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट है, तो हमने पढ़ा था पहले। तो z इक्वल टू 0 होना चाहिए रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट। इसलिए बोला ना, यहाँ पे प्रिंसिपल ब्रांच सेकेंडरी ब्रांच का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अदरवाइज अगर ये जस्ट एक पोली ऑलवेज होता तो ये तो एक नेगेटिव पावर आना चाहिए था, बट ऐसा कोई भी नेगेटिव पावर नहीं है, रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट। क्या सॉल्यूशन है इसका? ए होगा सर शायद, ऑप्शन ए। होगा सर, ऑप्शन ए। ऑप्शन में तो पोल बोला गया है प्रिंसिपल ब्रांच के लिए, कैसे डिसाइड करेंगे? ये तो रिमूवेबल आ रहा है ना। आप बताइए, ये जो log 1 - z का सीरीज एक्सपेंशन लिखा गया है, ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन है ना।
हमने टेलर सीरीज एक्सपेंशन वाले हाँ। पार्ट में बताया था, स्टैंडर्ड टेलर सीरीज एक्सपेंशंस। यस सर। So this is the Taylor series expansion of log 1 minus z about z equal to 0। ठीक है, अब मुझे बताइए यहाँ पर ये जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन जो भी हमने डिस्कशन किया था, ये सिंगल वैल्यूड के लिए था या मल्टी वैल्यूड के लिए था? सिंगल सिंगल वैल्यूड के लिए था। मल्टी वैल्यूड के लिए तो टेलर सीरीज हमने डिस्कस किया ही नहीं। जो टेलर सीरीज होता है वो किसके लिए होता है? सिंगल वैल्यूड फंक्शन के लिए। मतलब जब हम log 1 माइनस z को ये सीरीज एक्सपेंशन लिख रहे हैं, मतलब हम फंक्शन को क्या मान के चल रहे हैं? सिंगल वैल्यूड, मल्टी वैल्यूड? सिंगल वैल्यूड। और सिंगल वैल्यूड फंक्शन के कितने ब्रांचेस होते हैं? प्रिंसिपल ब्रांच एक ही ब्रांच होता है, प्रिंसिपल ब्रांच। इसका मतलब है ये एक्सपेंशन लिखना सिर्फ किसके लिए वैलिड होगा? सिंगल वैल्यूड, मतलब ओनली फॉर प्रिंसिपल ब्रांच। ये जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन हमने यूज किया, ये सिर्फ सिंगल वैल्यूड फंक्शन के लिए होता है, मतलब ये सिर्फ प्रिंसिपल ब्रांच के लिए ट्रू होगा, नॉट फॉर सेकेंडरी ब्रांचेस। दैट मींस ये जो लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन आया है, ये भी सिर्फ किसके लिए है? ओनली फॉर प्रिंसिपल ब्रांच। तो जो रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट आया है वो भी किसके लिए होगा? प्रिंसिपल ब्रांच। ओनली फॉर प्रिंसिपल ब्रांच। तो प्रिंसिपल ब्रांच के लिए क्या आएगा? रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन में तो पोल बोला गया है ना प्रिंसिपल ब्रांच के लिए। प्रिंसिपल ब्रांच के लिए क्या आया? रिमूवेबल। तो अदर देन प्रिंसिपल ब्रांच के लिए क्या होगा? ये सेकेंडरी, सॉरी, पोल। इट विल बी ए पोल फॉर सेकेंड अदर देन प्रिंसिपल ब्रांच, दैट इज सेकेंडरी ब्रांच। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। प्रिंसिपल ब्रांच के लिए तो रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट है ये। रिमूवेबल क्यों आया? ये लॉग के प्रेजेंस की वजह से। तो ये सिंपल पोल होगा, बट प्रिंसिपल ब्रांच के लिए नहीं, सेकेंडरी ब्रांच के लिए। प्रिंसिपल ब्रांच के लिए क्या है? ये रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट। तो इसके लिए पूरा आंसर है सेकेंडरी ब्रांच के लिए कैसे होगा सर? सेकेंडरी ब्रांच के लिए क्या सीरीज एक्सपेंशन ये लिख सकते हैं आप? यहाँ पे जैसे कोई भी नेगेटिव पावर नहीं आया, क्यों? बिकॉज यहाँ पे जेड जेड कैंसिल हो गया। जेड जेड कैंसिल होने की वजह से नेगेटिव पावर भी नहीं आया। तो ये नेगेटिव पावर क्यों नहीं आया? बिकॉज आपने ये सीरीज एक्सपेंशन यूज किया है। ये सीरीज एक्सपेंशन क्या सेकेंडरी ब्रांच के लिए आएगा? नहीं सर, नहीं आएगा ना। तो उसमें जेड जेड कैंसिल भी नहीं करेगा। सर मतलब उसमें तो हम टेलर सीरीज एक्सपैंड कर ही नहीं पाएंगे ना सर, मतलब वो तो मतलब वो अलग ही कुछ होगा। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है इस तरीके से। ओके। तो z इक्वल टू 0 सिंपल पोल तो होगा, बट किसके लिए? फॉर सेकेंडरी ब्रांचेस, नॉट फॉर प्रिंसिपल ब्रांच। प्रिंसिपल ब्रांच के लिए किस टाइप का है? रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट। फॉर प्रिंसिपल ब्रांच। तो बेस्ट पॉसिबल आंसर ऑप्शन बी बैठ रहा है, सिंपल पोल फॉर अदर देन प्रिंसिपल ब्रांच। कोई डाउट है इसमें तो प्लीज आस्क। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है जी सिर्फ कुछ सिंगुलर पॉइंट कैलकुलेट किया, रेसिड्यू कैलकुलेट किया, आंसर पता चल गया। थोड़ा मतलब ट्रिक तो है क्वेश्चन, मतलब थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट अगर आप देखेंगे तो लगेगा ऑप्शन सी करेक्ट है, सिंपल पोल फॉर ऑल थीटा। और लॉग के होने की वजह से इसके सिंगुलरिटी के नेचर में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। और ये भी यहाँ पे समझना जरूरी है कि ये सीरीज एक्सपेंशन सिर्फ प्रिंसिपल ब्रांच के लिए वैलिड है। तो जो रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट आएगा वो सिर्फ प्रिंसिपल ब्रांच के लिए, बाकियों के लिए सिंपल पोल। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। ये नेट दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है।
क्वेश्चन में इस फंक्शन का इंटीग्रल पूछा गया है, इस फंक्शन का इंटीग्रल c इस क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, इस कर्व के अलोंग। अब इंटीग्रल का वैल्यू नहीं पूछा गया है, इंटीग्रल का वैल्यू नहीं पूछा गया है। क्या पूछा गया है देखिए, ये जो इंटीग्रल है, दिस इंटीग्रल इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल। मतलब इस कर्व के अलोंग इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा इनमें से किस कर्व के अलोंग इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने पे सेम रिजल्ट आएगा। तो आपको इंटीग्रल का वैल्यू नहीं पूछा गया है, पूछा गया है द अबव इंटीग्रल इज इक्विवेलेंट टू एन इंटीग्रल अलोंग द कॉन्टूर्स। मतलब क्वेश्चन में जो कर्व गिवन है इसके अलोंग इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा इन चार ऑप्शंस में जो भी करेक्ट आंसर है उनके अलोंग अगर आप इंटीग्रेशन कैलकुलेट करते हैं तो सेम रिजल्ट आएगा। पर एक्चुअली ना इसके अलोंग कैलकुलेट करना काफी मुश्किल है, इसके अलोंग कैलकुलेट करना काफी मुश्किल है, इसीलिए इसका इक्विवेलेंस पता करना जरूरी है। इसका जो इक्विवेलेंट इंटीग्रल होगा उसका कैलकुलेशन ज्यादा आसान होगा। ऑप्शन से पिकअप करना। अब देखिए इसमें चेंज करना जरूरी क्यों है, एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। अगर आपको कोई पूछे इस फंक्शन के सिंगुलर पॉइंट्स क्या क्या है, +5 प्लस and माइनस 5 +-5 नहीं और क्या कुछ, ऑर्डर 3 और कुछ नहीं है, +-5 है सिर्फ। और एक है 1 3 +-5। जो फंक्शन है वो नोटिस कीजिए, वो है 1/z-z² -25। ये सिंगल वैल्यूड पार्ट है। और जो दूसरा पार्ट है वो नोटिस करो, z-1 होल टू द पावर 1/2 एंड z-3 होल टू द पावर 1/2। तो इसमें जो पहला पार्ट है वो क्या है, सिंगल वैल्यूड। जो फर्स्ट पार्ट है वो है सिंगल वैल्यूड। तो इससे क्या सिंगुलर पॉइंट आएगा, z इक्वल टू +-5 और ये दोनों ही थर्ड ऑर्डर पोल्स हैं। या आप लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन यूज करके भी चेक कर सकते हैं थर्ड ऑर्डर पोल क्यों है नहीं है, बट इसमें लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन कैलकुलेट करना ना काफी मुश्किल है। बिकॉज आपको लग सकता है कि पिछले क्वेश्चन में तो हमने बोला जो लॉग के प्रेजेंस की वजह से ये सिंपल पोल नहीं भी हो सकता है, तो हमने लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन कैलकुलेट किया। तो यहाँ पर भी आप सिर्फ पावर देख के पोल का ऑर्डर कैसे बता रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है इसकी वजह से कोई पावर कैंसिल कर जाए, कोई टर्म कैंसिल कर जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, ऑब्वियसली वो श्योर होने के लिए आपको लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन कैलकुलेट करना होगा। बट सिंस क्वेश्चन में थर्ड ऑर्डर पोल है या कोई दूसरे टाइप का पोल है, उसका एज सच कोई रोल नहीं है, इसलिए हम लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन कैलकुलेट करके चेक नहीं कर रहे हैं। बिकॉज लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन कैलकुलेट करना काफी लेंथी टेक्निक है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में पूछा भी नहीं गया है ये किस टाइप का पोल है, ये किस ऑर्डर का पोल है, इसलिए हम लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन में नहीं जा रहे हैं। ये जो सेकंड पार्ट है ये सिंगल वैल्यूड है या मल्टी वैल्यूड है, मल्टी वैल्यूड। मल्टी वैल्यूड पावर में नॉन इंटीजर है, हाँ। तो मल्टी वैल्यूड। इसके ब्रांच पॉइंट्स क्या क्या होंगे, 1 and 3 इंफिनिटी नहीं होगा, नो सर, नो सर नो सर नहीं होगा सर, हाफ प्लस हाफ तो इंटीजर हो रहा है ना, बिल्कुल सही। यहाँ पे p का वैल्यू है 1/2 और q का वैल्यू है 1/2। p प्लस q यहाँ पे इंटीजर है। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था p प्लस q अगर इंटीजर हो जाता है तो जो इंफिनिटी है वो ब्रांच पॉइंट नहीं होगा। तो p प्लस q इंटीजर है, तो इस केस में z इक्वल टू इंफिनिटी ब्रांच पॉइंट नहीं है। इसके दो ही ब्रांच पॉइंट है 1 and 3।
तो 2 थर्ड ऑर्डर पोल्स है और 2 ब्रांच पॉइंट्स है। ठीक है, अब आप देखिए जो मैंने बोला, जो कॉन्टूर, जो इक्विवेलेंट इंटीग्रल वो पता करना जरूरी क्यों है। इस इंटीग्रल के अलोंग, अगर इस कर्व के अलोंग अगर आप इंटीग्रल कैलकुलेट करने जाएं तो आप बताइए इस कर्व के अलोंग कितने सिंगुलर पॉइंट्स हैं, इस कर्व के अंदर कितने सिंगुलर पॉइंट्स हैं? 2 1 and 3। बट ये किस टाइप के सिंगुलर पॉइंट्स है? ब्रांच पॉइंट है। तो बताइए ब्रांच पॉइंट पे रेसिड्यू कैसे कैलकुलेट करना आपको पता है? नहीं सर। नो सर। पता है। तो इस कर्व के अलोंग जब आप डायरेक्ट इंटीग्रल कैलकुलेट करने जाएंगे, दिक्कत ये होगा इस कर्व के अलोंग जो सिंगुलर पॉइंट है वो ब्रांच पॉइंट है, और ब्रांच पॉइंट पे रेसिड्यू कैसे कैलकुलेट करता है हमें पता नहीं है। तो क्या किया जाता है, इस कर्व के बदले कर्व को बेसिकली रिप्लेस किया जाता है। देखा जाता है इस कर्व के अलोंग इंटीग्रेशन करेंगे या कोई दूसरे कर्व के अलोंग अगर इंटीग्रेशन करते हैं किसमें सेम रिजल्ट आएगा। आप यहाँ पे नोटिस करो, चारों ऑप्शन आप चेक करो कौन सा करेक्ट आंसर है, मुझे नहीं पता। चारों ऑप्शन में जो कर्व चूज किया गया है, ये जो कर्व है, जैसे ये कर्व की अगर हम बात करें, ये कर्व, इन कर्व के अंदर जो सिंगुलर पॉइंट है वो किस टाइप का सिंगुलर पॉइंट है? 5 और -5 सिंगल वैल्यू प्रिंसिपल, थर्ड ऑर्डर पोल है ना, 5 और -5। और थर्ड ऑर्डर पोल के लिए रेसिड्यू कैलकुलेट करना हमें पता है कैसे करते हैं। ठीक है, इस इंटीग्रल को अगर आप इसमें कन्वर्ट कर देते हो, फायदा क्या होगा? पहले जो कर्व था उसके अंदर ब्रांच पॉइंट है, और ब्रांच पॉइंट पे रेसिड्यू कैसे कैलकुलेट करना हमें नहीं पता। लेकिन अगर आप इसको कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ पे जो कर्व है, जैसे ये कर्व है, इस कर्व के अंदर -5, इस कर्व के अंदर +5, और दोनों थर्ड ऑर्डर पोल्स है, और थर्ड ऑर्डर पोल के लिए रेसिड्यू कैलकुलेट करना हमें पता है। तो इसीलिए ये चेंज कर लेना जरूरी है। तो कभी भी ना कर्व के अंदर अगर ब्रांच पॉइंट आ जाता है, कर्व के अंदर अगर ब्रांच पॉइंट आ जाता है तो हमें उस कर्व को रिप्लेस करना पड़ता है, सच दैट कर्व के अंदर ब्रांच पॉइंट ना आए, सिर्फ एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट्स आए। बिकॉज ब्रांच पॉइंट का कॉरेस्पॉन्डिंग रेसिड्यू कैलकुलेट करना हमें पता नहीं है। और कोई यहाँ पे बता सकता है ये जो ऐसे जिगजैग लाइन है ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्रांच कट। इसके 2 ब्रांच पॉइंट है ना, 1 और 3, तो 1 और 3 को ज्वाइन कर दिया गया है, ये ब्रांच कट है। ये लाइन ब्रांच कट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई मुझे बता सकता है ये जो सी कर्व है, इस कर्व के अलोंग क्या रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई करना पॉसिबल है? है, थोड़ा बहुत है सर, सोच के बताइए। इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है। ये कर्व जो है, ये बाउंड्री जो है, क्या इसको इंटरसेक्ट कर रहा है? नहीं अंदर से नहीं कर रहा है ना, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है ना, सिर्फ बाउंड्री की बात कर रहे हैं। हाँ सर, नहीं कर रहा है। इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इस केस में रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये इंटरसेक्ट करता तो इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना आ जाता? इंटरसेक्ट करता तो नॉट डिफाइंड। तो हियर C इज नॉट इंटरसेक्टिंग द ब्रांच कट, इसमें हम रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये इंटरसेक्ट करता तो ये क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं बनता, नॉट डिफाइंड होता आंसर। C is not intersecting the branch cut. तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो ब्रांच कट को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो रेसिड्यू थ्योरम एप्लीकेबल है। नाउ ये इक्विवेलेंस कैसे पता करेंगे? देखिए, जो कर्व क्वेश्चन में गिवन है उसके अंदर 2 सिंगुलर पॉइंट्स है 1 and 3, और जो कर्व ऑप्शन में गिवन है उसमें 2 सिंगुलर पॉइंट्स है -5 and +5। तो जो कर्व गिवन है उसके अंदर 2 सिंगुलर पॉइंट, और जो कर्व ऑप्शन में गिवन है उसके अंदर भी 2 सिंगुलर पॉइंट। इस फंक्शन के कितने टोटल सिंगुलर पॉइंट्स हैं? 4। टोटल 4 है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कर्व ड्रॉ कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स आर्गन प्लेन में, जिसके अंदर ये सारे सिंगुलर पॉइंट आ जाएंगे उसके अंदर।
और कर्व का शेप ऐसा होगा जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में जो कर्व्स गिवन है उसके साथ मैच कर जाए, मतलब सिमिलर हो। ऐसा कर्व ड्रॉ कर दिया जो क्वेश्चन के साथ सिमिलर ही नहीं है, तो ड्रॉ करने का फायदा क्या होगा। तो क्वेश्चन में और ऑप्शन में जो कर्व्स गिवन है वैसे कर्व्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे बताइए सिंगुलर पॉइंट क्या क्या था, 1 सपोज यहाँ पर है, 3 इसके बीच में 5 +5 +5 -5, ठीक है। और ऐसा भी कर्व ड्रॉ करना है जो इसको इंटरसेक्ट ना करे। बाकी है 5, तो 5 होगा यहाँ पर और -5 यहाँ पर। ये 4 सिंगुलर पॉइंट्स है, 1 3 +5 -5। तो यहाँ पे हमें कर्व ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए कर्व ऐसा ड्रॉ करेंगे जो क्वेश्चन में कर्व है उसी जैसा देखने में होगा, क्वेश्चन और ऑप्शन में जो कर्व्स गिवन है। मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूं, देखिए जो 1 और 3 है, 1 और 3 को देखिए, ये जो कर्व है ये इलिप्स जैसा देखने में है, ठीक है, इलिप्स जैसा है। और ऑप्शन में जो है उसमें देखिए -5 और 5 को सेंटर मान के सर्कल ड्रॉ किया गया है ना। तो 1 और 3 के सराउंडिंग में इलिप्स है और -5 और 5 के सराउंडिंग में सर्कल है। तो हम जो कर्व ड्रॉ करेंगे उसमें इलिप्स और सर्कल दोनों इंक्लूड करेंगे, ये शेप्स जो है, ठीक है। ड्रॉ करते हैं और ये इलिप्स और सर्कल को बेसिकली कनेक्ट कर रहे हैं इन स्ट्रेट लाइन से। तो क्वेश्चन में जो इलिप्स गिवन था और ऑप्शन में जो सर्कल्स गिवन थे उनको कनेक्ट करके जस्ट हमने सिंपल क्लोज्ड कर्व ड्रॉ किया, बीच में हमने स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दिया है। जैसे ये इलिप्स है, ये 2 सर्कल्स हैं, इनको हमने स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दिया। और कैसे कनेक्ट किया, सच दैट जितने भी सिंगुलर पॉइंट्स हैं वो इस कर्व के अंदर आए। डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज ही पॉजिटिव डायरेक्शन है बेसिकली। तो ये जो कर्व है, इस कर्व के अंदर सारे सिंगुलर पॉइंट्स आ गए। तो नाम देते हैं, क्या क्या था ऑप्शन सी। इसको, आई थिंक ऑप्शन सी, नो, ऑप्शन बी करेक्ट। इसको सी बोला, क्वेश्चन में सी गिवन था। इस ऊपर वाले स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं CR1। ऊपर वाला अगर CR1 है, नीचे वाले को क्या बोल सकते हैं, -CR -CR1। जस्ट डायरेक्शन ही ऑपोजिट है तो -CR1 बोल देते हैं। दिस इज C2 जो सर्कल है, सॉरी C1 जो सर्कल है। ये कंफ्यूजन ना हो ना, इसको CR2 ही रहने देते हैं, बाद में देखेंगे क्या होता है, क्या कंफ्यूजन होता है। CR2, CR3, CR4 और इसको C2। इन सबको ऐड करेंगे तो क्लोज्ड कर्व आ रहा है। क्लोज्ड कर्व में हम कौन सा थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। और मुझे बताइए क्वेश्चन में कौन सा कर्व गिवन था, C1 C2 कौन सा कर्व गिवन था क्वेश्चन में, C। क्वेश्चन में ये C कर्व गिवन है और ऑप्शंस में C1 C2, ऑप्शन में C1 और C2 गिवन है, ठीक है। अब डायरेक्शन वो तो सॉल्व करने से पता चलेगा एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। तो ये नोट डाउन कर लिया है, यस सर। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। नेक्स्ट हम रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे इस कर्व के ऊपर। अब देखिए इस टोटल कर्व के ऊपर जो एक क्लोज्ड कर्व है, हाँ बताइए सर। वो जो आपने स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करी हैं वो बहुत ही पास से जा रही हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल।
ये जो विड्थ है ना, हाँ, ये विड्थ इज वेरी वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबल के अराउंड ही मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। जो विड्थ है, दिस विड्थ इज वेरी वेरी स्मॉल टेंडिंग टुवर्ड 0। यहां पर भी जो विड्थ है, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल टेंडिंग टुवर्ड 0। बिकॉज अगर ये स्मॉल नहीं होगा ना तो कर्व का शेप ही बदल जाएगा। अब इसको मैं स्मॉल क्यों बोल रहा हूं, ये भी समझना जरूरी है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सपोज ये विड्थ अगर काफी लार्ज होता, लुक एट द पॉइंटर, ये विड्थ अगर काफी लार्ज होता तो क्या हम C1 को अप्रोक्सीमेटली सर्कल बोल पाते अगर ये गैप ज्यादा होता तो? नो सर। गैप अगर ज्यादा हो तो इसको हम फुल सर्कल बोल ही नहीं पाएंगे। ये गैप अगर ज्यादा हो इसको हम फुल इलिप्स बोल ही नहीं पाएंगे। तो ये विड्थ जो है, ये गैप जो है इन दो लाइंस के बीच में, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल सच दैट इसको हम फुल सर्कल की तरह अप्रोक्सीमेट कर पाएंगे और इसको हम फुल इलिप्स की तरह अप्रोक्सीमेट कर पाएंगे। ये गैप जो है इट इज वेरी वेरी स्मॉल टेंडिंग टुवर्ड 0। नाउ लेट्स अप्लाई रेसिड्यू थ्योरम। कर्व क्या है, एंटी क्लॉकवाइज लिया था, स्टार्ट करते हैं। C प्लस CR1 प्लस C1, मैंने C से स्टार्ट किया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में लिख रहा हूं मैं। C, CR1, C1, C1 के बाद क्या आएगा डायग्राम में से बताइए? CR2, उसके बाद CR3 प्लस C2 प्लस CR4। ये सबको ऐड करेंगे तो ये क्लोज्ड कर्व आ जाएगा। इस क्लोज्ड कर्व के अलोंग आप गिवन फंक्शन का इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। अब बताइए इस इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना होगा? जितने सिंगुलर पॉइंट्स अंदर है, 4 सिंगुलर पॉइंट्स है, तो 2 पाई आयोटा sum of the residues at 4 singular points. Singular points है plus minus 5 and 1 and 3. अब बताइए इसमें तब भी मान के चलिए प्लस माइनस 5 पे आप रेसिड्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, बट 1 और 3 पे रेसिड्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको पता है? नो सर। नहीं पता, बिकॉज़ ये ब्रांच पॉइंट है। कोई दूसरा तरीका? लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑन रेसिड्यू। इन्फिनिटी पे कैलकुलेट कर लेंगे माइनस रेसिड्यू। ये सम ऑफ द रेसिड्यू के बदले आप लिख सकते हो माइनस ऑफ रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एट z इक्वल टू इंफिनिटी। लास्ट क्लास में रिलेशन बताया गया था, ठीक है ना? यस सर। ठीक है। नाउ इंफिनिटी पे रेसिड्यू कैलकुलेट कैसे करना है ये सबको पता है, कैलकुलेट कर सकते हैं? यस। ये कैलकुलेट करके देखेंगे, ये रेसिड्यू वाला इंफिनिटी पे रेसिड्यू 0 आएगा। तो g ऑफ t कैलकुलेट करते हैं, फिर t इक्वल टू 0 पे रेसिड्यू कैलकुलेट करते हैं, जो इंफिनिटी पे रेसिड्यू कैलकुलेट करने का तरीका बताया गया। तो कैलकुलेट कीजिए, z इक्वल टू इंफिनिटी पे रेसिड्यू 0 आएगा, दैट मींस इस इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना होगा? 0। ठीक है, ये रेसिड्यू वाला पार्ट कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये 0 आएगा। जो स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर इंफिनिटी पॉइंट के लिए बताया गया था, वही प्रोसीड्यूर। नाउ अब बताइए इस पूरे कर्व के अलोंग इंटीग्रेशन कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, नाउ मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूं, डायग्राम नोटिस कीजिए। जो CR1 का जो डायरेक्शन है और CR2 का जो डायरेक्शन है ये ऑपोजिट है। तो CR1 जो है इसके अलोंग जो इंटीग्रेशन का वैल्यू होगा और CR2 के अलोंग जो इंटीग्रेशन का वैल्यू होगा वो क्या इक्वल ऑपोजिट नहीं होगा? यस। जब आप CR1 के अलोंग कैलकुलेट करेंगे तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और CR2 के अलोंग कैलकुलेट करेंगे तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। इन दोनों का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? इक्वल एंड ऑपोजिट। एंड सेम इज ट्रू फॉर CR3 एंड CR4। CR3 और CR4 के अलोंग जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो इक्वल एंड ऑपोजिट आएगा।
तो यहां पर हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। CR1 का जो कंट्रीब्यूशन है CR2 कैंसिल कर जाएगा, CR3 का जो कंट्रीब्यूशन है वो CR4 के साथ कैंसिल कर जाएगा। और आप अलग अलग लिखते हैं, सपोज इसको आपने अलग अलग लिखा, C के अलोंग, CR1 के अलोंग, C2 के अलोंग, सब के अलोंग लिखा, तो CR1 के अलोंग जो इंटीग्रेशन का वैल्यू आएगा और CR2 के अलोंग जो आएगा वो इक्वल अपोजिट है, तो कैंसिल कर सकते हैं। वैसे CR3 और CR4 के अलोंग इक्वल अपोजिट आएगा, उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो बचे कितने कर्व्स? C, C1 एंड C2। तो इन तीनों के अलोंग अलग अलग लिखते हैं। देखिए लाइन इंटीग्रेशन सर एंटी क्लॉकवाइज है, अलोंग C1 C FZ DZ प्लस इंटीग्रेशन अलोंग C1 का डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज ही था, जो डायग्राम ड्रॉ किया है चेक कीजिए। यस सर। यहाँ पे डायरेक्शन का ही खेल है इस क्वेश्चन में। डायरेक्शन अगर आपने गलत इंटरप्रेट किया तब तो आंसर ही गलत होगा। चारों ऑप्शन में देखिए डायरेक्शन ही चेंज किया गया सिर्फ। तो इन तीनों का सम कितना होगा? राइट हैंड साइड कितना है? 0। ठीक है। अब मुझे बताइए क्वेश्चन में हमें इन तीनों में से कौन सा इंटीग्रल कैलकुलेट करने को बोला गया था? इन तीनों में फर्स्ट वाला। तो ये कैलकुलेट करना था ना, C के अलोंग कितना है? हाँ सर। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? देखिए इंटीग्रेशन अलोंग C जो हमें कैलकुलेट करने को बोला गया था, जो ओरिजिनल प्रॉब्लम था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन FZ DZ। जो क्वेश्चन में कर्व है वो भी एंटी क्लॉकवाइज है, चेक कीजिए। ठीक है, इक्वल टू आप लिख सकते हो माइनस इंटीग्रेशन अलोंग C1 FZ DZ माइनस इंटीग्रेशन अलोंग C2 FZ DZ। इसका मतलब हुआ क्वेश्चन में जो इंटीग्रल है दैट इंटीग्रल इज इक्विवेलेंट टू दिस वन। लेफ्ट हैंड साइड में जो इंटीग्रल है वो क्वेश्चन में गिवन था, राइट हैंड साइड में जो इंटीग्रल है वो किसी एक ऑप्शन में गिवन है। ये दोनों इक्विवेलेंट है। क्वेश्चन में हमें बोला गया था इसके अलोंग इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना, तो दिस इंटीग्रल इज इक्विवेलेंट टू दिस इंटीग्रल। अब मुझे बताइए जो C1 है उसका डायरेक्शन क्या था? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, और साथ में माइनस भी तो है। हाँ सर। एंटी क्लॉकवाइज का तो माइनस का मतलब क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे भी माइनस है, तो C2 वाला भी क्या हो जाएगा? वो भी क्लॉकवाइज हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सर। बी सर। क्लॉकवाइज बी करेक्ट होना है। ठीक है, ये साइड चेंज करने की वजह से ये एक्स्ट्रा माइनस आ गया, तो एंटी क्लॉकवाइज है, साथ में माइनस होने का मतलब क्लॉकवाइज हो जाएगा, दोनों क्लॉकवाइज हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन है। मतलब आप इस कर्व के अलोंग इंटीग्रेशन कैलकुलेट करो या इन दो कर्व के अलोंग कैलकुलेट करो, दोनों में आंसर सेम आएगा। दिस इज C1 C2। दोनों का मतलब बेसिकली माइनस C1 C2, सॉरी माइनस C1 C2, बिकॉज C1 C2 किस तरफ था? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? C1 C2 था एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है तो माइनस C1 लिख देते हैं। माइनस C1 कैसे हो गया? अरे डायरेक्शन उल्टी कर दी ना, तो माइनस बोल रहे हैं। जो C1 है ना, C1 का डायरेक्शन क्या था? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पे ये माइनस की वजह से क्या आना चाहिए? क्लॉकवाइज आना चाहिए ना। तो C1 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, तो माइनस C1 को क्लॉकवाइज ले लिया, अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए माइनस ले लिया। ठीक है सर, बट हमने जब की डायरेक्शन ही हमने सर वो सर नेगेटिव कंसीडर कर लिया, तो सर माइनस C1 कैसे आ जाएगा? नहीं, मैं बोल रहा हूँ C1 को हमने क्या माना था? C1 का जो डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज था एंटी क्लॉकवाइज था? एंटी क्लॉकवाइज। अब मुझे ऐसे समझ लो, सपोज आपको बोला जाए ये कर्व है, ये C है, ये कर्व है, इसको आप क्या बोलोगे? सेम रेडियस सेम ओरिजिन। माइनस C और अच्छा माइनस किसकी वजह से बोल रहे हैं? ओरिएंटेशन की वजह से। ओके सर। ठीक है,
तो C1 का एंटी क्लॉकवाइज था जो हमने चूज किया था, C1 का एंटी क्लॉकवाइज है, बट करेक्ट आंसर में क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज, इसलिए इसको -C1 बोल दिया। यस सर। ठीक है, कोई डाउट है इसमें एनीवन? सर अगर हम पहली अजम्पशन क्लॉकवाइज लेते तो बीच में सर माइनस कहाँ पर आता जिससे बाद में दोनों इंटीग्रल प्लस में आ जाते? आप एक चीज बताओ, जो ओरिजिनल कर्व था ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? सर एंटी क्लॉकवाइज। तो स्टार्टिंग में आप एंटी क्लॉकवाइज से करेंगे ना। यस सर। ठीक है, ये ओरिजिनल तो एंटी क्लॉकवाइज था, तो उसी डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है। ओके सर। ठीक है, अगर आपने सपोज ओरिजिनल क्लॉकवाइज लिया होता, सपोज आपने ओरिजिनली क्लॉकवाइज लिया होता, तो ये अगर C है तो यहाँ पे आप क्या लिखते, C या -C? -C लिखता है ना। ठीक है, तो अल्टीमेटली फाइनल आंसर सेम आ जाता है। हाँ सर। तो बेटर है जो क्वेश्चन में ओरिएंटेशन गिवन है उसी के अकॉर्डिंग ड्रॉ कीजिए। तो सर ये जो माइनस आ जाएगा, ये माइनस नहीं आता तो C वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता ना? बिल्कुल, अगर यहाँ पे ये इंटीग्रेशन के बाद ये माइनस ना आता, सिंपल आता, तो C ऑप्शन करेक्ट होता, बट ये माइनस आने की वजह से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो लेट्स टेक ए ब्रेक, नेक्स्ट क्लास में हेलो सर। कंटिन्यू करते हैं। हाँ बताइए। सर अभी कॉम्प्लेक्स खत्म होने में और कितनी क्लासेस होंगी? मतलब कॉम्प्लेक्स हो गया, जो भी पढ़ाने वाला काम था वो खत्म हो चुका है। थैंक यू सर हाँ, बताइए। सर गेट बताइए। वाला क्वेश्चन है ना, वो शो करना। गेट सर इसमें A होगा या B? B होगा ना, आपको क्वेश्चन में तो सर कौन सा जो सर्कल बुकलेट गिवन था? हमारी बुकलेट है उसमें A दे रखा है। नहीं, ये सही है, ये सही है। वो रॉन्ग है उसमें। ओके सर। अगर कर्व यहाँ पे होता तब 0 आता, बट यूनिट सर्कल है तो हम ओरिजिन जो है वो 0 0 पे ही लेते हैं। ओके सर, थैंक यू। सर ये ब्रांच पॉइंट है वो 0,0 से ही लेते हैं ब्रांच कट। नहीं नहीं नहीं, इस फंक्शन का ब्रांच पॉइंट था क्या, log z का? अभी कुछ देर पहले बताया था ना, z log z है, log z का ब्रांच पॉइंट है क्या, 0 और इन्फिनिटी ना, इसीलिए हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं ना। ओके सर। जहां पे ब्रांच पॉइंट होगा वहीं से स्टार्ट करेंगे। अगर ब्रांच पॉइंट आपका होता 2 इन्फिनिटी तो 2 से स्टार्ट करते। 2 से अच्छा थोड़ा बैक से। 2 यहाँ से स्टार्ट होता। ओके सर, यहाँ से समझ गए। अगर -2 होता तो ये आप उससे थोड़ा -2 इधर से स्टार्ट होता। ओके सर। सर वो जो हमारा सर जो 0 आ रेसिड्यू सर, t टेंडिंग टू 0 पे निकालेंगे ना सर, मुझे उसमें 1/t से रिप्लेस करके, तो सर वो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है सर। ये लास्ट क्वेश्चन में? हाँ सर, इसमें रेसिड्यू कैलकुलेट नहीं हो पा रहा, थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी, 0 नहीं आ पा रहा है। 0 ही आएगा, एग्जैक्टली 0 है। आपने कौन सा फंक्शन का रेसिड्यू कैलकुलेट किया है पहले ये बताइए? सिर्फ 1/t तो ना रिप्लेस करना है, g ऑफ t कैलकुलेट करना है, -1/t² भी दिख रहा है। ये भी तो मल्टीप्लाई करना है ना आपको, ये मल्टीप्लाई करके फिर t = 0 पे रेसिड्यू, तो -1/t²। अब बताओ z के बदले अगर 1/t रिप्लेस करोगे तो ऊपर आएगा √1/t -1, और z -3 था तो 1/t -3, और नीचे क्या था, z² -5, तो z² के बदले होगा 1/t² -25 होल क्यूब। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, -1/t², ऊपर आएगा, चेक करके देखो, ऊपर आएगा 1/t, बाहर आएगा, एलसीएम जो होगा ना 1/t² है, बट स्क्वायर रूट है तो 1/t हो जाएगा, √1 - t इंटू 1 - 3t, और नीचे 1/t² का होल क्यूब, मतलब 1/t⁶ बाहर आएगा, यहाँ पे होगा 1 - 25 t² होल क्यूब। ठीक है, अब इसको अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बेसिकली ये होगा 1/t³ और ऊपर जाएगा t⁴, मतलब ये होगा -t³ आ जाएगा ना सर आज यही आ रहा था सर, इसके बाद अब इसके बाद
यहां तक कर लिया तो ये तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, ये इस फंक्शन के लिए क्या आया 1/2 और ये ऊपर चला जाएगा 1 माइनस मतलब 3t 1 माइनस 25 t स्क्वायर होल क्यूब -3 हो जाएगा। अब मुझे बताइए इस फंक्शन के लिए t इक्वल टू 0 क्या सिंगुलर पॉइंट है? नहीं है सर, नहीं है। सिंगुलर पॉइंट तो है ही नहीं, तो रेसिड्यू कितना होगा? अच्छा हाँ ठीक है सर, वो 0 होगा ना। यही स्टेप में देखो सर, समझ आ गया। सर यहाँ पे 1 और 3 कैसे सिंगुलर पॉइंट हो गया? वो मल्टीवैल्यूड फंक्शन था ना। मल्टीवैल्यूड फंक्शन में 1 और 3 कैसे हो गया? यस सर। ये तो मल्टीवैल्यूड फंक्शन था ना, ये जो बताया। मल्टीवैल्यूड फंक्शन में ये फॉर्मेट बताया गया था ना, z माइनस z1 टू द पावर p, z माइनस z2 टू द पावर q। तो z1 और z2 तो ब्रांच पॉइंट ही होता है ना, z1 1 है, z2 3 है। ओके, यहाँ से भी वहाँ पे डिफाइंड नहीं है तो इसलिए यहाँ से भी आप देख सकते हैं, डिफाइंड नहीं बिल्कुल, मतलब उसका डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं। ओके सर। यहाँ से भी देख सकते हो, देखो इस पार्ट से क्या आएगा, t का वैल्यू 1 t 1 है तो z कितना होगा? z 1। इस पार्ट से t का वैल्यू कितना आ रहा है? 1/3 तो z कितना होगा? 3। तो ब्रांच पॉइंट आप यहाँ से भी पता कर सकते हो, बट यहाँ पे t इक्वल टू 0 ब्रांच पॉइंट नहीं। जैसा आप देख सकते हैं t के साथ पॉजिटिव इंटीजर पावर है, नॉट ए सिंगुलर पॉइंट बेसिकली, नॉट ए सिंगुलर पॉइंट। बिकॉज सिंगुलर पॉइंट कब आएगा? जैसे यहाँ पे t का पावर क्या है 3 पॉजिटिव इंटीजर। एक होता है जो अगर पावर ये नेगेटिव आता या ये फ्रैक्शन आता, पावर अगर नेगेटिव या फ्रैक्शन आता है तब सिंगुलर पॉइंट आ सकता है, बट t के पावर में तो पॉजिटिव इंटीजर है, तो t इक्वल टू 0 सिंगुलर पॉइंट तो नहीं हो सकता। सिंगुलर पॉइंट नहीं है तो रेसिड्यू 0 आएगा। ओके ठीक है, तो ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है।